प्रश्न है कुछ, उन्हीं की तरफ मोड़ लीजिए। याद है दीदी पहले से माइक लेके खड़ी है कि अब मैं तो पूछूंगी ही सवाल। जी। हाँ जी भैया, तो ये जो पहले सवाल का सवाल था, तो उस बारे में मुझे ये कहना है कि जो आपने ये बात कही थी कि अपनी कोई उलझन हो तो वो बाहर छोड़ के आएँ, तो एक्चुअली दूसरा सवाल ये है कि जो उलझन अंदर से मतलब यहाँ आने के बाद अंदर हुई हो उत्पन्न, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, तो ये होता है कि उसके बाद में जो बहुत सारे सवाल आते हैं और उनका जवाब आप देते हैं ना, तो एक तो उन जवाब को ध्यान से सुनना और दूसरा अपने सवाल को भी बनाए रखना, तो ये मतलब मुश्किल रहा मेरे लिए काफ़ी देर तक। तो लगभग पौन घंटा तो मैं वो चीज़ कर पाई, पर अब मुझे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं ये ले आई हूँ माइक और अपना सवाल रख रही हूँ। जी भैया, प्लीज कंटिन्यू। तो मेरा सवाल ये था, जब आपने कहा था कि अनुकूल परिस्थितियों में और जहाँ न्यूट्रल परिस्थिति हो वहाँ आप अपने भाव का जो है या संबंध का वो अभ्यास कर सकते हैं। तो वहाँ मैंने ये देखा, थोड़ा सा करना शुरू किया था। तो पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं हम मानव को मानव रूप में नहीं देख के और उसके पद से हम कई बार देख लेते हैं, और फिर हम उसको पहले पद से देखते हैं, फिर हम कहते हैं ये तो मानव है, मैं तो इसको मानव के रूप में देख रही हूँ। फिर ये आता है कि इसके लिए अब मुझे भाव, ये संबंध के भाव के साथ प्रस्तुत होना है, तो फिर मैं वो काम कर रही होती हूँ, है ना। इसी तरह से चाहे कलीग्स के साथ में करें, तो ये होता है कि संस्कार जो है ना वो काम कर जाते हैं। तो कभी तो अहंकार भी आ जाता है, और कभी ये भी जो भाव पाने की, दूसरों से भाव पाने का जो संस्कार है वो भी आ जाता है कि मतलब अगर किसी का ध्यान चला गया कि हम उनके साथ में बहुत संबंध के साथ और भाव के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं, और अगर प्रशंसा मिल गई तो वहाँ अटक गए, और अगर नहीं मिली तो लगता है कि अरे 4 बार में इनको दिखाई नहीं दिया, तो 5वीं बार और करते हैं, 6ठी बार और करते हैं, पर वहाँ पे ये अपेक्षा बनी रहती है कि इस बार तो ध्यान जाएगा, इस बार तो ध्यान जाएगा। तो जहाँ से शुरू हुए थे वो तो कहीं रह जाता है, और जब ये भी ध्यान आ जाता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति में लंबे जो बेहोशी और ये सब इस सब में उलझ जाते हैं, तो ये स्पान कैसे कम हो जाए, वापस होश में कैसे आया जाए। जी भैया, 3 बिंदुओं पर मैं इसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। इसका डिटेल और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, ये अपने आप बहुत सारी चीज़ें उसमें से हल हो जाएंगी। सबसे पहला जो आप कह रहे हैं ना, प्रश्न को होल्ड करने की बात की कठिनाई होती, सरल उपाय है एकदम। एक पेन पेपर रखिए, उसमें अपने प्रश्न को नोट करके खाली हो लीजिए और आराम से आगे सुनिए, वो प्रश्न रखा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लोग कॉपी पेन का आविष्कार कर दिए हैं, कुछ सदुपयोग तो कर ले। तो पहली बात तो मुझे ये कहनी है। दूसरी, जैसे आपको ये बात दिखाई देती है ना कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं 3 बार 4 बार, तो किसी समय तो वो पहचाने, ध्यान दे। ये बात हमको दूसरे के लिए भी समझ में आना जरूरी है कि दूसरा भी तो ऐसा अपेक्षा रखता होगा। तो दूसरों के साथ जीते समय उनके अच्छे वाले बिंदुओं को पहचान करके हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें और अप्रिशिएट कर सकें, ताकि वो समस्या अगले को नहीं हो जो हमको हो रही है। ये उसका दूसरा लर्निंग है, ये उसका दूसरा लर्निंग है। तीसरा लर्निंग ये है उसमें कि जब इस तरह की चूक हो जाए ना, तो हम लौट करके एक छोटा सा चीज़ ये देखें कि हमने अपने स्मृति में, दृष्टि में क्या चूक कर दी जिसके कारण ये भाव विचार व्यवहार में चूक हो रहा है। तो जैसे आप सारा देखेंगे ना, तो आपके प्रश्न से ही ये क्लियर है कि हम फिर से अपने भाव के ठीक रखने के आधार को दूसरे से मिलने वाले एप्रिसिएशन को बना रहे हैं। ठीक है, ये हमको दिखता है कि दूसरे से मिलने वाले एप्रिसिएशन को, प्रशंसा को, स्वीकृति को, कुछ अच्छे शब्दों को हम अपने भाव के ठीक होने का आधार बना रहे हैं। ये बात जैसे ही दिख जाए तो ये समझना जरूरी है
कि इस विधि से भाव की निरंतरता नहीं हो सकती है कभी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके साथ हमारा जीना होता है, कौन कब कहाँ कितना करेगा जी। या तो हर आदमी उतना ही जागृत मानव आपके आसपास रह रहे हो तो संभव है, नहीं तो बेहोशी में जीते हुए आदमी से कहाँ संभव है। पर इसमें जब समस्या होती है ना, हमको कई बार इसका दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, तो हमसे एक गलती और होती है, हम उस दुख या पीड़ा का कारण सामने वाले को पहचानते हैं कि उसने एप्रिशिएट नहीं किया, उसने प्रशंसा नहीं की, उसने मेरे इस ठीक को नहीं पहचाना, ये समस्या का कारण। ये बात समझ में आती? मेरी स्पीड कहीं भी ज़्यादा हो जाए तो बिना किसी संकोच के हमको रोक लीजिएगा, क्योंकि मुझे आगे की स्लाइड्स में भी वही बात करनी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्लाइड बढ़े कि ना बढ़े वही लिखा हुआ है आगे की स्लाइड में जो मैं अभी बात कर ही दूंगा। लेकिन नहीं समझ में आए तो एकदम आराम से रोकिए। ये जो हमको पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा के कारण को हम ये पहचानते हैं कि सामने वाला मेरे ठीक जीने को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, एप्रिशिएट नहीं कर रहा, उसको जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये मेरी पीड़ा का कारण है। अगर इसको हम पीड़ा का कारण पहचानेंगे तो अब हम ठीक तो सामने वाले को ही जाके करेंगे। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। हम ये कह रहे कि हमको ये बात अगर दिख जाए कि हमारी स्मृति से वो मूलभूत वास्तविकता हट गई कि मनुष्य सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, उस स्मृति का हटना मेरी पीड़ा का मूलभूत कारण है। या जिस सिद्धांत को भी आपने पकड़ा था अपने लिए, मैं तो एक दोहरा रहा हूं, उसी एक व्यापक में संपृक्त होने के आधार पर अगले को अपने संबंधी के रूप में देख पाने का जो मूलभूत नियम था वो मेरी स्मृति से हट गया, ये मेरी पीड़ा का कारण। इस दृष्टि से आप पीड़ा को पहचानेंगे तो अब आपके पास दूसरे से शिकायत की कोई जगह ही नहीं बनेगी, दूसरे से नाराजगी परेशानी का कोई जगह ही नहीं बनेगा, बल्कि अपने लिए एक कार्यक्रम सोचने का जगह बनेगा कि अपनी स्मृति की, अपनी सजगता की निरंतरता को हम कैसे पा सकें ताकि इस रोग से हमको मुक्ति मिले। ये बात समझ में आ रही? रिपीट करना है क्या? भैया एक बार मैं रिपीट कर दूं इसको, हाँ, ताकि करिए। मैं समझ पाई ये। श्योर, आप करिए फिर मैं करूंगा। जी जी। तो मैं ये समझ पाई, जो मेरा अटकना होता था वो ये होता था कि मुझे ये तो समझ आ गया कि मैं यहाँ अटक गई हूँ कि जो संबंध के भाव मुझे जिस वास्तविकता के आधार पर रखने थे वो नहीं होके मैं दूसरे से भाव पाकर अपने अंदर सुखी दुखी हो रही हूँ, यहाँ पे अटक गई। लेकिन अभी तक मुझसे ये होता था कि मैं वापस जब कोशिश करती थी तो उसको अपने समान मानकर वापस जो भाव या संबंध के भाव में स्थिर होना था, मैं वहाँ तक नहीं जाती थी और उसको तर्क से अपने आप को जितना समझाने की कोशिश करती थी वो नहीं होता था। लेकिन अभी जो आपने मुझे बात कही तो ये प्रश्न पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य यही होता है कि अभी आपने जो बात कही कि उस समय रुक कर आप ये देख लें कि मेरा जो अभी भाव परिवर्तित हुआ है या जो पीड़ा बनी है वो किस कारण से बनी है, क्योंकि दूसरे से भाव नहीं मिला या जो वास्तविकता है मैं उससे थोड़ा भटक गई हूँ। अगर मेरा इस बात पे ध्यान चला जाता है तो मैं वापस उस भाव वाली जो कि वास्तविकता के ऊपर आधारित है मैं उस पे पहुँच सकती हूँ। जी, ये ठीक है भैया? जी, धन्यवाद भैया। तो देखिए मैं फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अपनी किसी अस्तित्व की निश्चित वास्तविकता पर अपने ध्यान को बनाए रखने के आधार पर अगर हम अपने भाव को, विचार को, व्यवहार को ठीक करने का काम करेंगे ना, तो हमारे पास एक फिक्स एंकर है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। हम उन्हीं मूलभूत नियमों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अस्तित्व में हर देश में, हर काल में एक जैसा बना रहता है। उसके आधार पर अपने भाव को, विचार को, व्यवहार को व्यवस्थित करने का काम कर रहा है। और इसमें जब कभी भी हमारे भाव में, विचार में चूक होती है
तो उसके कारण को हम सामने वाले व्यक्ति के दुर्व्यवहार को, सामने वाले व्यक्ति के आचरण को, सामने वाले व्यक्ति के गलत व्यवहार को या गलत भाव को नहीं पहचान करके हम इस बात को पहचानते हैं कि मैं अपनी स्मृति से चूक गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक उपाय है ना कि स्मृति में उस फंडामेंटल बात को बनाए रखते हुए मैं अपने भाव को ठीक रख सकता हूं। दूसरे को कारण अगर आप नहीं पहचानेंगे समस्या का, दूसरे से विरोध की कोई जगह ही नहीं बनेगी, घृणा की जगह ही नहीं बनेगी, शिकायत की जगह ही नहीं बनेगी। हम इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि शिकायत हो तो कैसे डील करें, उस पर तो आगे बात करेंगे। हम तो पहले इसी पर बात करना चाहते हैं कि वो शिकायत पैदा ही नहीं हो, इसके लिए क्या करें। ये अंतर समझ में आता? हम इसीलिए उन सारे प्रश्नों को एक बार रोक रहे हैं, ठीक है, कि शिकायत पैदा ही हो गया तो क्या करें, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक तो पकड़िए कि उस फंडामेंटल जगह से हमारा दृष्टि हट जाता है, वो मेरे दुखी होने का कारण है। मेरी अपनी स्थिति से मेरा गिर जाना है जो मेरे दुख का कारण है। और जो दीदी ने बात कही ना, मैं उस पर भी ध्यान दिलाऊंगा कि देखिए, हम इस भाव को सही बनाए रखने को तर्क से या लॉजिक से या विचार से लाने का काम नहीं कर रहे। उसको लाने का काम करेंगे तो बहुत लंबा टिकेगा नहीं। अपने से छोटी क्रिया से अपने से बड़ी क्रिया को सपोर्ट देने का काम थोड़ी देर के लिए तो किया जा सकता है, ठीक है, लंबा नहीं चलेगा। लंबा चलने के लिए तो उसको उससे बड़ी क्रिया का ही सपोर्ट देना पड़ता है, जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, जिसको मैं सजगता कह रहा हूँ, स्मृति कह रहा हूँ, या वो अधिष्ठान के साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, स्मरण पूर्वक की गई क्रिया प्रक्रिया में, स्मरण पर मैं बात कर रहा हूँ। वो भाव से बड़ी चीज है, इसलिए वो भाव को आधार दे सकती है। अस्तित्व की वास्तविकता का निरीक्षण हमारे भाव का आधार है एक्चुअली। तो एक बड़ी क्रिया को हम आधार बना रहे हैं तो भाव नेचुरल फ्लो होगा। एक छोटी विश्लेषण की क्रिया को आधार बना करके हम भाव को विकसित करने का काम करेंगे, साइड पिलर की तरह तो काम आ सकता है, मेन पिलर की तरह काम नहीं आएगा। तो मुख्य भार जो होगा वो कहाँ देंगे? उस स्मृति पर, उस सजगता पर, उस मूलभूत नियम पर। ठीक है, विचार का भी सपोर्ट देंगे हम, नहीं देंगे ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उस फंडामेंटल के साथ पीछे। और हाँ, आपका प्रश्न था कुछ, आते हैं भैया। हाल भैया, ये प्रश्न मेरे खुद की क्लियरिटी के लिए है कि जैसे परिचय शुरू में फर्स्ट सत्र चल रहा था और प्रश्न करने थे कि आप हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या है, तो उस समय चाह के भी कोई प्रश्न नहीं बन रहा था। लेकिन अभी अचानक से कोई बात चली तो संदर्भ आया। एक बार की घटना है, थोड़ा उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, कि लगभग 15-20 वर्ष पहले की, क्योंकि मुझे ध्यान का बहुत शौक था, तो एक दिन मैं पद्मासन लगा के ध्यान में बैठ गया। हालांकि पद्मासन भी बहुत मुश्किल था उस समय मेरे लिए, लेकिन पद्मासन लग भी गया और मेरी ध्यान भी लग गया, और ऐसा लगा जैसा कभी नहीं हुआ जीवन में। और फिर जब जैसे ही थोड़ा सा स्मृति आई वापस, तो मेरे पाँव बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे वेल्डिंग कर दिए हो। तो बड़ी मुश्किल से 2-5-7 मिनट में पाँव खोले और मैं लेट गया। जैसे ही मैं लेटा तो उस समय भी इतना गहरा उसमें चला गया मैं, तो अचानक से थोड़ी देर बाद मैं उठता हूँ तो मुझे लगता अरे यार मेरा ये शरीर तो सोया हुआ है, मैं उठ गया, मतलब मैं मर गया, मेरी सांस बंद हो गई। तो वो बड़ा मेरे आज दिन तक का जीवन का सबसे विचित्र अनुभव वही था। तब मुझे लग गया कि यार मैं अलग हूँ और ये देह अलग है, और मैंने उसको देखा। लेकिन उसके बाद जब थोड़ी चेतना आई, मैं अध्ययन करने लगा, मतलब दूसरे शास्त्र जीवन विद्या में तो बाद में आया मैं। तो जब मैंने पढ़ा उसको, शास्त्रों को पढ़ा, और फिर तब से आज दिन तक मैं कोशिश करता हूं कि यार इस देह को और मेरे को अलग अलग कैसे देखूं मैं। हाँ? अच्छा, वो जरूरत ही वैसे भी मैं जोर से ही बोलता हूं। नहीं, माइक रखिए, साउंड नहीं आएगा। अच्छा, तो वो आज दिन तक, जैसे अभी बीच में संदर्भ आया, उसी से मेरे ये समझ में आया कि
उस समय तो मैंने साक्षात देख लिया था कि यार ये मेरी देह है, मैं अलग हूँ, लेकिन उसके बाद प्रयास पूर्वक भी मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यार इसको जैसे ये जो दो अलग अलग चीज़ें हैं, शरीर और मैं, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, एक। और दूसरा ये कि तो उसको कैसे मैं सामंजस्य से बिठाऊं कि यार मैं अलग हूं और ये शरीर और मैं अलग अलग है, जीवन और शरीर। और दूसरा ये कि मैं खुद की स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूं, कहाँ से शुरू करूं। कई बार ऐसा लगता है कि कमी तो खैर लगती ही है कि कुछ न कुछ तो यात्रा, जब से जीवन विद्या में आए तब से लगा कि हाँ अभी यात्रा बाकी है, अनुभव बाकी है। तो और मैं अभी किस स्थिति में हूँ, कहाँ, कई बार ऐसा होता है जैसे चर्चा चल रही होती है तो न चाहते हुए भी आप जो भी कह रहे होते हैं वो ध्यान जाता ही नहीं उधर। ऐसा लगता है यार समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कभी से अचानक से किसी पॉइंट पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो एक तो कि मैं अपने आप के लिए क्लियरिटी चाह रहा हूँ कि मैं मेरी स्थिति कहाँ से मुझे शुरू करना है, या कहाँ मेरी स्पेस है मेरे जानने के लिए। वो थैंक समझ गया। देखिए, इसका बहुत सरल उपाय है जो मैं कहना ही चाहूँगा कि हम अभ्यास में खास करके जब इतने सारे बिंदुओं पर बात करते हैं ना, सब बिंदु ना भी समझ में आए कोई बात नहीं, ठीक है। जो एक बिंदु आपको पकड़ में आ जाता है, आपके ताले की चाबी तो वहीं पर ही है, ठीक है। ये अध्ययन जैसा नहीं है कि सब सूचनाएं हम एक साथ बैठा लेंगे, ठीक है, और पूरा एक बॉक्स बनाएंगे। एक बात, दो बात, तीन बात जो पकड़ में आती है वहां से उस काम को शुरू कर देंगे अपने में, तो धीरे धीरे उसका नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो खुलता चला जाएगा आपके सामने। और वैसे भी मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि अभ्यास एक साथ बहुत सारे मुद्दों का नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं हो पाता है। जो मैं कल भी कह रहा था कि दिल्ली जाने के 50 रास्ते भी हमको पता चल जाए, चलना एक से ही होगा। तो मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के संदर्भ में देखेंगे तो जितने नियमों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से कोई एक बात भी आपको पकड़ में आ जाए, आपका नेक्स्ट स्टेप वहाँ से खुल जाता है। धीरे धीरे उस पर आप काम करेंगे, आपको खुद ब खुद बहुत सारी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी, किसी के कहने से ध्यान में चली जाएंगी, वो प्रक्रिया बढ़ जाएगी। ये जो आप अपने एक्सपीरियंस की बात किए, शरीर से अपने को अलग एक्सपीरियंस करने का, और वो एक बार आपको हो गया और फिर नहीं हो रहा, अब क्या करें? दो में से एक उपाय, या तो जिस मेडिटेशन की प्रक्रिया से वो होता है, जो घटना विधि से आपसे हो गया, उसको प्रक्रिया विधि से आप पूरा समझ करके कर लें, ठीक है, वो कर लें। या दूसरा उपाय ये है कि मध्यस्थ दर्शन जिस अध्ययन अभ्यास विधि की बात कर रहा है उसमें निष्ठापूर्वक लगेंगे तो एक समय के बाद उस पर काम हो सकता है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन का जितना मुझे समझ में आया है, उसका जो मूल ब्यूटी है वो मनुष्य के भाव को, मानव संबंध को, मानवीय व्यवहार को ठीक करने के संदर्भ में पहले ध्यान देता है। शरीर, संवेदना, उसके साथ अपनी दूरी को देख पाना, उससे अपने को अलग महसूस कर पाना, ये अलग महसूस कर पाने को और एग्जैक्टली उस तरह से रूप के लेवल पर उसको देख पाने को रिलेटिवली लोअर जगह पे रखता है। क्योंकि यहाँ का जो पूरा दर्शन का क्रम देखेंगे ना, तो ये बात को पहचान रहे हैं कि मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है आज के दिन। और परिवार और समाज में जीते हुए जब हम अध्ययन को, साधना को करने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह कोई बात मैंने कह दी जो आपको चोट लग गई, ठीक है, शाम तक उसकी पीड़ा रहती है। शाम तक वो खत्म होने के पहले घर का कोई तीसरा आदमी ऐसी बात बोल देता है जिसकी पीड़ा रात भर रहती है। ऐसी पीड़ा में रहते हुए कोई साधना नहीं हो सकती, ना मध्यस्थ दर्शन की साधना, ना कोई परंपरागत विधियों की साधना, कुछ नहीं हो सकता। स्वभाव गति तो चाहिए, आवेशित गति में ना कोई अध्ययन होता है, ना कोई अभ्यास होता है। तो परिवार और समाज में रहते हुए स्वभाव गति हमारी बनी रहे, इसके लिए ये व्यवहार और भाव की जगह का ठीक होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो मध्यस्थ दर्शन के अप्रोच से चलेंगे तो पहले ये वाला भाग ठीक होगा, उसके बाद उस पर काम होगा। परंपरागत विधि से चलना चाहेंगे तो जो आपको घटना विधि से किसी समय हो गया
उसी को नियम पूर्वक विधिवत करने के लिए आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये दो रूट है। हम अभी मध्यस्थ दर्शन वाले की बात कर रहे हैं। जी एक सेकेंड, पारस भैया कुछ कह रहे थे, आता हूँ। भैया 2 क्वेश्चन थे। एक तो अभी ब्रेक से पहले अहंकार शब्द आया, उसके ऊपर बात कर रहे थे, तो उसमें एक मेरा क्वेश्चन अटका हुआ है कि एक तो हम डे टू डे लैंग्वेज में अहंकार बोलते हैं वो, और मध्यस्थ दर्शन में जो अहंकार की परिभाषा है वो आत्मबोध रहित बुद्धि या फिर आत्मविमुख बुद्धि को बोलते हैं। वैसे ही नीचे से मन से लेकर बुद्धि तक का जो अभाव है उसको व्याख्यायित किया है। आवेश है, फिर हठ है, अभिमान है और अहंकार है। तो उसमें मैं जो समझा उसको आपसे एक बार है वो जो अभिमान तक की जो स्थिति है उसमें जो उसको आशा विचार इच्छा बंधन भी कहा, तो वो तो एक तरीके से दोनों सम और विषम दोनों साइड जाने की संभावना है। पर जो अहंकार की परिभाषा है या फिर अहंकार की जो स्थिति है वो एक तरीके से जो सम है उसकी तरफ ही जाने की, यानी जो बुद्धि की वो स्थिति है वो एक तरीके से नकारात्मक स्थिति है, ऐसा तो मैं नहीं देख पाया। बस उसके ऊपर ही स्पष्टता चाहिए थी। कुछ बातें मैं भी कर देता हूँ आगे। हम अभी बौद्धिक नियम पर, अभी हम स्नेह पर थोड़ी बात शुरू किए हैं, हम सरलता पर भी बात को करेंगे। इनफैक्ट मध्यस्थ दर्शन की पूरी ब्यूटी ये है कि इसके जो सारे नियम डिजाइन किए गए हैं ना, वो हर निगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव है। तो अभिमान या अहंकार का कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव सरलता है, ठीक है। तो उसके अभ्यास पर हम बात करेंगे तो उसकी बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। लेकिन वो टॉपिक वाइज तो एक एक करके ही चलना पड़ेगा, इसलिए अभी उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि वो जो आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार कह रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जब पूरा अवधारणा का काम आप कर लिए, आत्मबोध रहित है, उस समय का ही नाम अहंकार है, ऐसा नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि अभी से भी बुद्धि की जो स्थिति है हमारी, अवधारणा रहित स्थिति भी, आभास रहित स्थिति भी, प्रतीति रहित स्थिति भी, उसका नाम भी अहंकार ही है। और ये अहंकार नाम आत्मबोध के पहले तक बना रहता है। क्यों बना रहता है उस पर हम बात करेंगे, बट एक उत्तर हमको देना, बाकी इसके सारे ठीक करने की प्रक्रिया और उस पर हम आएंगे। लेकिन हम फिर से ये बात को ध्यान दिलाएंगे कि हम बात इस पर नहीं शुरू करेंगे कि अहंकार से कैसे मुक्त हो, हम बात इस पर शुरू करेंगे कि सरलता के अभ्यास को कैसे अपने में स्थिर करें। लास्ट में हम इस पर भी बात करेंगे कि उसके बाद भी अहंकार रोग के रूप में उभर आता है तो तात्कालिक इलाज क्या हो। लेकिन मूल रूट को आप नहीं पकड़ेंगे तो बार बार वो इलाज को कहाँ तक डील करते रहेंगे। ठीक, तो करेंगे इस पर बात। दूसरा एक क्वेश्चन वो भी था कि ब्रेक से पहले जो कुछ ऐसी विधि है उसके ऊपर भी बात हुई, जैसे टूल्स है ऐसा आपने कहा, तो उसमें एक तो ध्यान ये जाता है ऐसे जो अभ्यास है, एक तो आप हमसे आगे है तो आपसे, आपके पास से जो अभ्यास है वो हम सीख सकते हैं। दूसरा मैं ये भी सोच पाता हूँ कि ऐसे अभ्यास अगर हम, आपने जो क्रिएटिविटी की बात की, तो एक हद तक तो अभ्यास जो है वो काम आते हैं, लेकिन उसके बाद जो खुद हम शोध करते हैं और अभ्यास अपने लिए बना पाते हैं उस पर हम ज़्यादा टिक पाते हैं। क्या ये सोचना भी ठीक है कि नहीं? देखिए, इसका इतना ही उत्तर है कि दूसरों से जब तक जो मिल रहा हो वो समझ में आ रहा हो तो उस पर चलना रिलेटिवली आसान है, ठीक है, वो बेहतर रास्ता है। लेकिन जब नहीं पकड़ में आ रहा हो, उसमें गति नहीं दिख रही हो, तो अपना हाथ पैर मारना ही सबसे ठीक है। दोनों का अपना प्लेसमेंट, कहाँ अनुसंधान चाहिए, कहाँ अध्ययन चाहिए, ये तो तय करना पड़ेगा। तो जब रास्ता है तो अध्ययन अभ्यास है, रास्ता नहीं है अनुसंधान है। भैया, एक तो मुझे ये आज जो हमारी बात हुई थी सही को सिद्ध करने की जो बात थी, तो वो मेरा भी ध्यान गया कि आज सुबह ही मेरी मम्मी के साथ जब बात हो रही थी तो उसमें भी ऐसा था, मम्मी बोल रही है हाँ ठंडी कम हो रही है, मैं बोल रही हूँ नहीं, हम यहाँ आए उसके बाद ठंडी बढ़ रही थी। तो दोनों खुद कोशिश कर रहे थे कि मेरी बात सही है, तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे दिखा कि मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मेरी बात सही है, ये मैं
करने की कोशिश कर रही थी और मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ। तो इसमें तो मुझे अभी शायद इतना समझ में आया जो आपने बताया कि फंडामेंटल्स अगर क्लियर होंगे तो वो शायद नहीं होगा। लेकिन मेरा कल का भी एक ऐसा प्रश्न था कि जिसमें नॉर्मली विरोध आता है तो वैचारिक दृष्टि से अगर कोई अलग सोचता है तो विरोध आता है, लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा विरोध तब आता है व्हेन आई एम कंपेल्ड टू डू लाइक दैट। तो मतलब अगर पापा है और वैचारिक दृष्टि से विरोध है लेकिन वो बोलते हैं कि ये नहीं ही करना है तो मुझे मानना पड़ता है, तो फिर जो विरोध आता है उसका क्या करूँ, वो प्रश्न है। दो चीज़ें उसमें भी करने की ज़रूरत है। एक ये कि उस जगह पर भी जो कल बाबा जी का मैं उदाहरण देके कह रहा था ना, कि जब लोग उनको साधना में समस्याएं बहुत सारी बता रहे थे कि गृहस्थ रहते हुए साधना नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, ऐसा मत करो, तो उन्होंने उसको इस रूप में देखने के बदले कि हमारे पुरुषार्थ में अरंगा डाल रहा, उन्होंने इस रूप में उसको देखा कि ये हमारा शुभ चाहते हैं। ठीक, जैसा उनको शुभ का डिजाइन समझ में आया है वैसा वो कह रहे हैं। तो पहला जगह तो दृष्टि में वो शिफ्ट चाहिए कि हम पापा के लिए ये बात देख सकें कि मूलतः तो वो हमारा शुभ चाह रहे हैं, उनका शुभ का अपना एक डिजाइन है कि ऐसा करने से तुम्हारा ठीक होगा, जिसके लिए वो हमको कंपेल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात ठीक है? तो हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होने की जरूरत है कि वो हमको दबाव डाल के कुछ करा रहे हैं, उसके बीज में वो देखने की भी जरूरत है कि कुछ उनकी मूलभूत कंसर्न्स हैं हमारे लिए जिसके कारण वो ऐसा कर रहे हैं। इस जगह पर ध्यान शिफ्ट होगा ना, तो पहली चीज ये होगी कि विरोध या तो खत्म ही हो जाएगा या उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, दो में से एक काम हो जाएगा। अब मुद्दा बनता है कि हम उस काम को करें कि नहीं करें। ठीक, उसका सबसे सरल तरीका है संवाद, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि कैसे उस म्यूचुअल डायलॉग को हम डेवलप कर सकें ताकि हम एक कॉमन निष्कर्ष पर पहुंच सकें। जैसे मुझे अगर उस पर संवाद को शुरू करना होगा तो मैं यहाँ से अब मैं थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस देना भी शुरू करता हूँ कि अगर मुझे उस संवाद को शुरू करना होगा तो मैं यहाँ से नहीं शुरू करूँगा कि मैं इस काम को नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मैं उसको यहाँ से शुरू करूँगा कि पापा आपके फंडामेंटल कंसर्न्स ये हैं, ये बात मैं ठीक समझ पा रही हूँ कि नहीं, क्या कहेंगे वो? हाँ, ठीक है। अब मेरे पास उस फंडामेंटल कंसर्न्स को डील करने का कोई रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, हम उस रोड मैप को आपके साथ साझा करेंगे कि आपके कंसर्न्स रोड मैप में इसी तरह से हल हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको ये बात ठीक लगती है कि नहीं? ठीक है, क्या करेंगे? चर्चा शुरू हो जाएगी ना जी। हम चर्चा को कहीं ब्लॉक होने का जगह ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप कहाँ ब्लॉक करिएगा इस चर्चा को? ठीक, आगे डायलॉग्स बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ जगहों पर कंसेंसस निकल आए, कुछ जगहों पर नहीं निकले। जहां नहीं भी निकले ना, वहां भी डायलॉग्स को आगे बढ़ाने का एक ढंग है कि फंस ही गया हमारा आपका डायलॉग। ठीक है, आप कह रहे हो यही ठीक है, हम कहेंगे यही ठीक है। हम एक ही सवाल पूछेंगे कि पापा आपकी बात को मान करके मैं ऐसा कर लूं, लेकिन इसमें मेरी अपनी तृप्ति नहीं बनी रहेगी, मैं परेशान रहूंगा, मैं परेशान रहूंगी, ये आप चाहते हैं क्या? पूछ के छोड़ दीजिए, उत्तर देने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, मैं उत्तर देने के लिए एक बार भी नहीं कह रहा हूं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, उत्तर देने से आप बात को शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये प्रश्न पूछ के छोड़ दीजिए। ठीक है, 99% चांस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सॉरी, मैंने उनको पूछा कि आपके जो कंसर्न्स है वो सब हो गए और मुझे इससे तृप्ति नहीं मिल रही है, तो भी मैं करूँ? तो बोलते हैं हाँ तो भी करो क्योंकि हम बोल रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है। आप इसको प्रश्न को ऐसे पूछिए कि पिताजी इसको करते हुए मुझे परेशानी होती है, ठीक है, फिर भी मैं इसको करती रहूं तो मैं कर सकती हूं, लेकिन ये बताइए कि वो जो परेशानी होती है उससे बाहर निकलने के लिए क्या करें? लेट हिम रेस्पॉन्ड ना। एकदम ठीक बात है। देखिए, मैं किसी बात को कंट्राडिक्ट करने के बदले
मैं एकदम सिंपल बात पूछूंगा कि देखिए दिमाग में परेशानी है तो है, मेरा पैर टूटा हुआ है तो है, अब इसको कैसे ठीक करें? आपके कह देने मात्र से कि ये तुम्हारे दिमाग की परेशानी है, ये ठीक हो जाती है क्या? ठीक है, अगले को भी समझ में आता है जी। अगर ऐसा होता तो इतने साइकेट्री के डिपार्टमेंट की क्या जरूरत थी? बुला के सबको कहने देते तुम्हारा दिमागी फुतूर है बेटा, बंद कर लो। लेकिन देखिए, मैं पूरे डायलॉग को देखिएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं हर बार 2-3 बहुत बेसिक काम कर रहा हूं। आप चाहे कुछ भी बोलें हमको, किसी भी भाषा में बोलें, किसी भी शैली में बोलें, मैं सबसे बेसिक बात कर रहा हूं कि आपका कंसर्न क्या है, आपका आशय क्या है, आपका तात्पर्य क्या है, उसको पकड़ने का काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं उसको देखेंगे ना, तो उसको पकड़ने का काम कर रहा हूं। मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, उसमें जो ठीक हिस्सा होगा ना उसको मैं रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहा हूं। फिर उस कंसर्न को जेन्युइन देख करके उसके रोड मैप हमारे पास है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं कि ये रोड मैप है हमारे पास उसको पूरा करने का। जैसे एकदम सिंपल उदाहरण लूँ, हो सकता है आपको इस कपड़े में माँ बाप बाहर नहीं निकलने देना चाहते, हो सकता है आपको रात में इतने समय के बाद बाहर जाने के लिए नहीं देना चाहते। सारे प्रैक्टिकल उदाहरण घरों में दिखते हैं ना। ठीक है, कंसर्न क्या है उनका? कंसर्न ये है कि आप समय से लौट करके आ जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। ये कंसर्न गलत तो नहीं है ना जी, तरीके में सहमति असहमति हो जाए हमारी आपकी, बट वो कंसर्न तो ठीक है ना। उस कंसर्न को फुलफिल करने का हमारे पास कोई रोड मैप तो होना चाहिए ना। अगर वो रोड मैप हमारे पास नहीं है तो फिर प्रॉब्लम के कारण को पिताजी को पहचानने के बदले प्रॉब्लम के कारण को अपने रोड मैप के अभाव के रूप में पहचानेंगे ना, और उसको हम डेवलप करेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, देखिए कि हम जितनी भी बात को कह रहे हैं ना, हम उत्तर देने के बदले एक सटीक प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। वो जो अहंकार की बात कह रहे थे ना, आज के दिन आदमी का अहंकार इतना अधिक हो गया है कि जाने अनजाने आप उत्तर देने से जैसे ही शुरू करते हैं ना, वो टकरा करके अपने को डिफेंस करना शुरू करता है, क्योंकि लगता है कि ये उत्तर देने का मतलब है उस पर आक्रमण करना और उसको गलत सिद्ध करना। जैसे ही किसी आदमी को ये बात लगती है कि आप उसको गलत सिद्ध करने में लग गए हैं, वो 2 में से एक काम करेगा, या तो अपने डिफेंस में आर्ग्यूमेंट देगा, ठीक है, जो घरों में बहुत बार होता है, या बाहर के लोग होंगे ना, तो वो आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा हम ये बताने में सिद्ध करते हैं कि तुम कौन से ठीक हो। ठीक है, पहले अपना तो ठीक कर लो, फिर हमको कहने आना। कुमार विश्वास एक जोक सुनाता है कि वो कहता कि उन गाँवों में जहाँ अभी भी लोगों की अरेंज मैरिज हुआ करते हैं, लोग लव मैरिज में बाहर जाके शादियाँ नहीं करते, कहते कि 2 लोग जा रहे थे रास्ते से, एक के साइकिल की चेन उतर गई। ठीक होता ही है साइकिल चलाते समय, फिर चढ़ाया, चल दिया। जब 2 बार 3 बार साइकिल की चेन उसकी उतर गई तो चौथे बार उसने कहा कि यार कैसी साइकिल लेकर के तुम रखे हो, ठीक, बार बार तंग किए जा रही है, ऐसा उसने कहा। तो इसने पलट के कहा कि तुम्हारे को कौन सा ठीक है, तुम्हारे घर की बेटी भी तो भाग करके शादी कर ली। अब आप देखेंगे तो इन दोनों तर्कों में कोई कनेक्शन नहीं है, और हम यही करते रहते हैं एक दूसरे के साथ बहस करते समय देखेंगे तो कोई अंतर संबंध नहीं है, ना साइकिल के चेन उतरने का, ना बेटी के भाग के शादी करने का, कोई अंतर संबंध है क्या? ठीक, लेकिन एक सेकेंड, अंतर संबंध क्या है? अंतर संबंध इतना है कि तुम हमारे को ठीक नहीं बता रहे हो, हम तुमको बताएंगे कि तुम कैसे ठीक नहीं हो। इतना ही अंतर संबंध है। तो ये जो हमारे सारे डायलॉग्स चलते हैं ना, वो इस तरह से उलझते रहते हैं। हम एकदम सिंपल काम कर रहे हैं कि उस डायलॉग को उलझने की कोई जगह ही नहीं दे रहे। ठीक है, जगह ही नहीं दे रहे। उसकी पूरी टेक्निक पर हम आगे बात करेंगे, बट अब हम सोच रहे हैं कि जब प्रश्न पे प्रश्न आ ही रहे हैं तो कुछ बातों से शुरू भी कर दें। ये बेसिक समझ में आ रहा है जो 2-3 बातें हमने कही, बाकी इसको और विधिवत करेंगे। हाँ, माइक है कोई पास में, दे दीजिए। आपका कोई प्रश्न था ना? 1 सेकंड पहले दीदी, 1 मिनट आता हूँ, इनका प्रश्न सुन लेते हैं फिर आते हैं। हेलो, कोई बात ठीक है, हाँ सॉरी।
भैया आपकी सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी आज की जनरेशन का एक प्रश्न रहता है। पेरेंट्स दो ही बात करते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं इसलिए आपको मानना है, और हम आपसे बड़े हैं, आपकी उम्र छोटी है, आपको समझ में नहीं आता है तो आपको करना ही है। ऐसी सिचुएशन आए तब आज की जनरेशन के बच्चे बहुत परेशान हैं। उस वक्त कैसे प्रश्न करें पेरेंट्स के? ठीक है, इसको इधर पास कर दीजिए तब तक। देखिए, ये सारी चीज़ों में दो चीज़ मैं कहूँगा। एक तो पहली बात, अगर मुझे नेगेटिव साइड से शुरू करना हो ना, तो मैं ये कहूँगा कि सारा झगड़ा करके भी क्या कर लेते हैं? सारा झगड़ा करके भी क्या कर लेते हैं? कोई निष्कर्ष निकलता है क्या उससे? तो ये तो समझ में आना चाहिए कि झगड़े का रास्ता ही नहीं है। वो ब्लॉक तो हो कि जिस गली में कोई उपाय ही नहीं है, उस गली को पहले ब्लॉक तो करें, फिर उपाय सोचने पर बात शुरू करेंगे कि कितना उपाय निकल सकता है, कितना नहीं निकल सकता है। ठीक है, पर ये तो समझ में आता है ना कि झगड़ा करके क्या निष्कर्ष निकल जाता है। ठीक है, आप अपनी मनमानी कर लेते हैं, इतना ही तो निष्कर्ष निकलेगा। मैं कहूँगा अगर उतना ही करना है आपको, अगर वही फल पाना है, बिना झगड़ा किए अपनी मनमानी कर लीजिए ना। मैक्स तो आप इतना ही कर सकते हैं ना, सारा झगड़ा करके कि हम अपनी मनमानी करेंगे, जी मैं तो वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ, मैं तो वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ, इतना ही तो करेंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर लेंगे ना। भाई अगर आपको मैक्स वही करना है तो उसका भी न्यूनतम जगह, मिनिमम जगह क्या होगा? हम गिरेंगे भी तो कहाँ जाके अंतिम में रुकेंगे? मेरे हिसाब से ये अंतिम जगह है रुकने की, कि कोई झगड़ा न करें, अपनी मनमानी कर लें। वो मनमानी हो, समझदारी हो, जो भी हो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ तर्क में। ठीक, वो कर ले। झगड़े से क्या हल हो जाता है? बहस और विवाद करने से क्या हल हो जाता है? तो ये तो समझ में आए कि गिरने की भी अंतिम जगह हमारी क्या होगी। फिर इसके आगे इस पर बात हो सकती है कि म्यूचुअल डायलॉग करके कितना हम उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, वो सब में हमारा हमेशा यही होगा कि हम फंडामेंटली ये देखेंगे कि आपका बेसिक कंसर्न क्या है हमको कहने का। ठीक है, और उस कंसर्न को पकड़ के ही हम रिस्पॉन्ड करने की बात करेंगे। ठीक है, उसमें किसी जगह पर भी आप ये आर्गुमेंट लेंगे कि मैं बड़ी हूँ, मैं माँ बाप हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, करो। मैं एकदम सरल बात तो पूछूंगा। एक ये, अगर देखिए सारे प्रश्नों के फॉर्मुलेशन को देखेंगे ना, तो हम किसी बेसिक चीज़ पर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ प्रश्न पूछ रहे, उत्तर नहीं दे रहे। ठीक है, हम तो एकदम सरल बात पूछेंगे कि ये बताइए कि मेरी ज़िंदगी को कितने दिन इस तरह से आप चला पाएंगे। ठीक है, इस तरह से वैसाखियों के आधार पर कितने दिन आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी चलती रहे। ठीक है, या हम घर से बाहर निकल करके हॉस्टल जा रहे हैं, दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, आप जब घर में नहीं रहते हैं तब आप कैसे हमको रोकेंगे? लेट हिम रिस्पॉन्ड ना, लेट हिम थिंक एंड रिस्पॉन्ड। तो किसी जगह पर उनका इस बात पर ध्यान जाना शुरू हो जाएगा कि करो ना करो की भाषा से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आता है लोगों को? अब क्या करिएगा? अब अगला उपाय डायलॉग है, आप शुरू करिए, हम बात करेंगे। कि फिर बात तो यही है ना कि हमारे अंदर वो दृष्टि विकसित हो जाए, तभी वो स्थिरता हमारी बनी रह सकती है। ताकि आप जब घर में रहें तब भी मैं वैसा जीऊँ, आप जब घर में ना रहें तब भी मैं वैसा जीऊँ। आप पिताजी से ही पूछ के देख सकते हैं कि पिताजी आप क्या चाहते हैं, जब आप घर में रहें तभी मैं वैसा जीऊँ या जब ना रहें तब भी वैसा ही जीऊँ? क्या उत्तर देंगे? उत्तर तो बहुत साफ है ना। तो डायलॉग को किसी भी जगह पर इनिशिएट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और दो मनुष्यों के बीच संवाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है फल परिणाम तक पहुंचने का। मेरे को तो नहीं पता है ऐसा होता है। देखिए, संवाद की जहाँ पर सीधी संभावना ही नहीं हो किसी भी कारण से ना, वहाँ भी दो चीज़ किया जा सकता है। एक, अपना मन ठीक रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे मन खराब कर लेने से कौन सा संवाद हो जाता है। ठीक है, देखिए ये पहचान लेना कि न्यूनतम गिरेंगे तो कहाँ जाके गिरेंगे। हम अभी गिर के इतना नीचे चले जाते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यही आदमी था। तो गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? भाई नहीं बात करना चाहता है अगला, मत बात करो।
न्यूनतम तो यहीं जाके गिरेंगे ना जी, उसको आगे झगड़े में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। ठीक है। दूसरा आप पूछेंगे उसमें उपाय क्या है, 2-3 उपाय हैं जिससे बात हो सकती है। एक हो सकता है कि भाई हमारी नहीं सुनता, कोई बात नहीं, कोई तो म्यूचुअल होगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा, जहां से उस डायलॉग को इनिशिएट किया सकता है। लेकिन देखिए हम सारे में क्या कर रहे हैं आप उसको देखेंगे ना, तो हमने एकदम ये समाधान आप खुद निकाल सकते हैं। तरीका एकदम सिंपल है। हमने ये बात को फिक्स कर दिया है कि भाव को ठीक रखते हुए उपाय कैसे निकालेंगे। हमने कुछ नहीं किया है, आप खुद 50 क्रिएटिव सॉल्यूशन सोच सकते हैं। हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि भाव को फिक्स रखते हुए उपाय कैसे निकालें। भाव को फिक्स करने का एक तरीका हमने ढूंढ लिया, स्मृति में कुछ उन फंडामेंटल चीजों को देखने का जिसके आधार पर हमारा भाव बना रहे। वो 2 तो हल हो गया। अब विचार सारा इसी अर्थ में हम चला रहे हैं कि इस भाव को बनाए रखते हुए उपाय कैसे निकालें। क्यों चला रहे हैं ऐसा विचार? हमने देख लिया है कि ये भाव मेरा जिस समय भी टूटता है मेरे अपने दुख का कारण बन जाता है, मेरी अपनी पीड़ा का कारण बन जाता है। हमने ये देख लिया है कि भाव खराब करके झगड़ा भी कर लो, सारा युद्ध कर लो, हर युद्ध का अंतिम निष्कर्ष तो टेबल पे बैठ के बात करके ही निकलता है कि नहीं। किसी युद्ध का फैसला युद्ध के मैदान में नहीं होता। और कई सारे युद्ध ऐसे हुए हैं जो लोग वार जीत लिए हैं, टेबल पे आके हार गए। ठीक है। ऐसे भी दुनिया के बहुत सारे युद्धों के उदाहरण हैं कि लोग मैदान में युद्ध जीत लिए, टेबल पे आके हार गए, क्योंकि वहां की अलग कूटनीतियां हैं। तो ये समझना जरूरी है कि हम भाव को फिक्स करने का एक आधार ले लिए हैं। अब हम विचार को इस डायरेक्शन में चला रहे हैं कि इस भाव के बने रहते हुए क्या तरीका हो सकता है। इसका नाम समाधान है। और इसको आप जितना सोचेंगे उतने अधिक से अधिक क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो कई बार जो आप दर्शन में सूत्र देखते हैं ना, ज्ञान एक समाधान अनेक, ये समाधान की अनेकता यहां पर दिखाई देती है। गलती हमसे क्या होती है? गलती हमसे एकदम सिंपल होती है कि हम दूसरे के गलत व्यवहार को, गलत भाव को, गलत भाषा को देख करके अपनी स्मृति को छोड़ देते हैं, या स्मृति पहले से ही छूटी हुई है। 2 में से एक कारण हो सकता है, या तो उसमें स्मृति छूट जाती या पहले से ही छूटी हुई है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम भाव को खराब करने से ही काम को शुरू कर लेते हैं। एक बार हमने भाव को खराब करने से काम को शुरू कर लिया तो विचार खराब हो ही जाएगा, व्यवहार खराब हो ही जाएगा। तो हम भाव को ही खराब करने से काम शुरू कर लेते हैं, दूसरे के खराब भाव या व्यवहार को देख करके। हम ये कह रहे हैं कि उस भाव को स्थिर करने के लिए आपको एक फंडामेंटल आधार मिला हुआ है, उस पर अपने ध्यान को बनाए रखते हुए भाव को ठीक रख लें। तो अगला आदमी जब हमसे दुर्व्यवहार भी कर रहा है, उस समय जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो हमको पहली चीज ये दिखने की जरूरत है कि वो मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। इस बात पर डाउट हो कि हमारा शुभ चाहता है कि नहीं, ठीक, ये डाउट हो सकता। लौट करके अपने से फिर से इस प्रश्न को पूछें कि क्या मैं मूलतः दूसरों का शुभ चाहता हूं कि नहीं, शुभ चाहती हूं कि नहीं। जो उत्तर मिले उसको स्वीकार आ जाए। मैं तो कोई उत्तर भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है। जो उत्तर आपको मिले आप उसको स्वीकारिए ना। तो हम किसी तरह से थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर किसी भी उत्तर को कि नहीं। तो हम इतना ही कर रहे हैं कि किसी निश्चित स्मृति पर अपने ध्यान को स्थिर रखने के आधार पर भाव को ठीक रख रहे हैं। तो सारा विचार इसी दिशा में चलना शुरू होता है कि इस भाव को बने रहते हुए अब क्या कर सकते हैं। सारे कम्युनिकेशन का या समाधान का कोर टेक्निक इतना ही है कि हम विचार को इस दिशा में छोड़ ही नहीं रहे हैं कि तुम किधर भी भागो। वो विचार के ऊपर से भाव का कैप लगा हुआ है कि स्नेह, मैत्री, प्रेम को बनाए रखते हुए तुम फैलो ना जितना फैल सकते हो। वो देखते हैं गाय को चरने के लिए जब छोड़ते हैं ना, गाय को, घोड़े को एक रस्सी से बांध देते हैं उसके पैर में, 100 मीटर लंबी रस्सी छोड़ देते हैं।
वो गाय को 4 साल तक पता भी नहीं चलेगा कि वो बंधा हुआ है, क्योंकि वो घूमने का रेंज ही इतना है उसका। ठीक है, लेकिन ये तो तय है ना जी कि उस रेंज से बाहर जाए तो जा नहीं सकता। ठीक है, वो यहाँ एंकर फिक्स है। तो विचार को फैलने के लिए, क्रिएटिविटी को फैलने के लिए पूरा जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर एक कैप फिक्स हो गया है भाव का, ठीक भाव का। वो कैप के साथ विचार फैले, समाधान में ही फैलेगा। वो कैप को छोड़ करके विचार फैलेगा तो कहना मुश्किल है कि कब समाधान में जाएगा, कब समस्या में जाएगा। तो आप 50 क्रिएटिव सॉल्यूशन सोच सकते हैं। ठीक है, उस क्रिएटिव सॉल्यूशन को इग्नाइट करने के लिए हम कुछ आपको रॉ मटेरियल दे सकते हैं। ठीक है, कुछ पुस्तकें सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें आप जितना उसको करेंगे उतना उसका फल परिणाम दिखाई देगा। हाँ, आपका प्रश्न का कुछ और है? हाँ, सुन ले। प्रश्न है सिर्फ इतना ही है कि हमने जैसे बात की कि हम पहले उनका तात्पर्य पकड़े, तो अगर तात्पर्य नहीं पकड़ में आता है तो वो भी पूछ के उसके लिए भी संवाद हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। उसका एकदम सरल प्रश्न है कि आप ऐसा हमको कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं? हाँ, वो बताएंगे, तात्पर्य साफ हो जाएगा। राइट। एक प्रश्न चाहिए बस, और कुछ नहीं। और एक बात मैं और कह दूं, आपके प्रश्न को मैं सुनूंगा, है उनके पास माइक, आपके प्रश्न को सुनूंगा, पर उसके पहले एक बात पे मैं और ध्यान दिला दूं कि ये जो पूरी संवाद की प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं ना, अपनी बात को, ठीक बात को कहना भी महत्वपूर्ण है, ठीक तरीके से कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और हमारा तरीका ठीक रहता है अगर हमने भाव का कैप ऊपर से लगा रखा है। तो वो भाव का कैप ऊपर से छूट गया ना, तो हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा टोन, हमारा लहजा दूसरे को चोट पहुंचाने वाला हो जाता है। एक मिनट। कई बार हम जिस तरह की अपब्रिंगिंग से आए हैं, जिस तरह की परवरिश से आए हैं, उसमें जाने अनजाने हमने वही तरीका सीख लिया है जो एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाला है। ठीक है, अब क्या करें? तो एकदम सीधा उपाय है। अगर किसी ने पहले उस पर काम कर रखा है तरीकों के ऊपर, तो उन नए तरीकों को पढ़ लें, सीख लें, समझ लें, अपने जीने में उतार लें। किसी ने नहीं किया है तो अपना अनुसंधान करें, जो बता रहे थे भैया थोड़ी देर पहले। क्या करेंगे जी? और बट ऐसा अस्तित्व में कोई मुद्दा नहीं हमको तो दिखता है जिस पर आज के दिन लोगों ने कुछ काम नहीं कर रखा। जीरो में हम कहीं खड़े नहीं हैं जी, कहीं खड़े नहीं हैं। तो जितना है उसको पहले पकड़ लिया जाए, उससे जितना हल होता है वो कर लिया जाए, फिर उसके आगे के स्तर पर काम करें। सॉरी, आपको इंटरप्ट किया था। दीदी का एक प्रश्न है, मैं पूछ करके फिर आता हूँ। सर वो भाव और वो कैप, वो सब थोड़ा एक बार वापस बता दो। उसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं या कोई ऐसी बात कहते हैं जो हमको ठीक नहीं लगती, ठीक, आपने कहा ऐसा खाना मत खाओ, हमको तो वही खाना है, ठीक, तो क्या हो रहा है कि आप कोई ऐसी बात हमको कह रहे हैं जो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं कि विचारों में इन असहमतियों को एक दूसरे के भाव खराब करने का मुद्दा बना लेते हैं। तो विचारों की असहमतियों के आधार पर हमारा भाव में भिन्नता हो जाता है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं? हम विचार के आधार पर भाव को बना रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाव को बनाने के आधार को विचार क्यों लें? विचार को अगर भाव को बनाने का आधार लेंगे तो उसकी स्थिरता और निरंतरता हो ही नहीं सकती है कभी। हम कह रहे हैं कि स्मृति में उस मूलभूत नियम को लाया जाए जो मानव मात्र के लिए एक जैसा लागू होता है। उस नियम को पकड़ करके उस पर अपने ध्यान को बनाए रखते हुए भाव को ठीक कर लिया जाए और फिर उस ठीक भाव के साथ विचार को इस रूप में चलाया जाए कि इस परिस्थिति में मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो। उस बेस्ट रिस्पॉन्स में दो चीजें हैं। अपनी तरफ से मिनिमम गिरने का जगह फिक्स है कि भाव को बनाए रखते हुए आप मत करिए उस काम को।
इतना ही तो करेंगे जी। आप अभी भी सारा झगड़ा करके इतना ही तो करते हैं। तो अपने भाव को बनाए रखते हुए मत करिए। ये न्यूनतम गिरने की जगह है, ऊपर उठने की जगह पर आराम से संवाद हो सकता है और बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। तो आपको बताऊं, मतलब माँ बाप के लिए तो मैं बहुत एश्योर्ड हूँ इस बात पे। हमारे आईआईटी में एक वर्कशॉप था, हमारा ही एक मित्र उस वर्कशॉप को कर रहा था। वो घर पे जिद कर रहा होगा कई दिनों से। एक पैशन गाड़ी उस समय आई हुई थी 1.25 लाख 1.5 लाख की, कौन सा मॉडल था मुझे वो भी नहीं याद। वो खरीदने की बात कर रहा था, ठीक है, पैशन ही थी कि कोई और थी मुझे वो भी नहीं याद। 1.5 लाख के आसपास की वो गाड़ी थी, इतना मुझे याद है। और वो खरीदने की बात कर रहा था। आईआईटी जैसी जगहों में 99% लोग साइकिल से चलते हैं, ठीक है, कोई मोटर बाइक नहीं रखता, ठीक है। आज क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, उस समय तो यही स्थिति थी, ठीक। तो माँ बाप ऑब्वियसली देने को नहीं तैयार होंगे। फिर उनको डर ये भी लगता है कि ये हाई रेसिंग की बाइक वो कहाँ एक्सीडेंट करके सिर फुड़वाएगा पता नहीं, ठीक। तो वो लड़का वर्कशॉप में आ गया, 3-4 दिन तक थोड़ी बात हुई। तो 4 दिन के बाद उसने जो है पिताजी को फ़ोन लगाया। अच्छा हुआ क्या कि ये सारे डायलॉग को जब हम फंसा लेते हैं तो बात करना बंद हो जाता है। तो महीने 1.5 महीने से बात नहीं हो रही होगी। 4 दिन के बाद उसने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा करके सामान्य सी 2-4 बातें की होगी, ठीक है। उसके साथ ये कहा कि पिताजी ये बाइक खरीदने का हमको वो नहीं है, ठीक है, उतनी ज़रूरत हमको नहीं महसूस हो रही है, हमको लगता है कि हमारा काम उसके बिना चल सकता है। इतने को सुन के पिताजी ने कहा कि मैं तुमको बाइक खरीद के दे दूंगा, ठीक है। पूछा कि पिताजी क्यों दे रहे हैं बाइक? कहा कि एक कम से कम ज़िंदगी में पहली बार हमको ये बात तो दिखाई दे रही है कि तुम हमसे ठीक से कोई बात करके कह रहे हो कि ये चीज़ हमको जो है नहीं चाहिए और उसकी सार्थकता पर कुछ विचार कर रहे हो। माँ बाप के कंसर्न्स बहुत अधिक है। देखिए बाहर वालों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ आज के दिन, माँ बाप के लिए मैं ज़रूर ये बात को कह सकता हूँ कि माँ बाप के कंसर्न्स बहुत अधिक हैं बच्चों के लिए। ये ठीक है कि उन कंसर्न्स को पूरा करने का उनका अपना कोई तरीका है। भाई जिस परिवेश में, जिस समाज में, जिस एक्सपीरियंस के साथ वो बड़े हुए हैं उनके तहत उनका अपना एक तरीका बन गया है। हमारा नए परिवेश के साथ अपना एक तरीका है। इन तरीकों में ही तो भिन्नता है जी। कंसर्न तो बहुत क्लियर है। एक माँ बाप मुझे आज तक ऐसा नहीं मिले हैं जो ये कहें कि उनका कंसर्न बच्चे के लिए नहीं है। बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हो कि माँ बाप मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं रखते, मिलते। माँ बाप नहीं मिला है। आप यहाँ भी देख सकते हैं माँ बाप के रूप में आप में से जो भी लोग खड़े हैं, एक आदमी हमको ऐसा बताइए जो ये कहता हो कि हमको बच्चे के लिए कोई कंसर्न नहीं। मिलेगा? हाँ जी, तो भैया मैं ऐसी परवरिश से आया हूँ कि एक्सट्रीम गरीबी जो देखी है, रोटी को मोहताज वाला परिस्थिति से जी करके मैं आया हूँ। और मेरा बचपना हमेशा इसी द्वंद्व में रहा कि अगर बड़ा हुआ तो सबसे पहले पिताजी को ज़िंदगी से अलग करना है और माताजी को लेकर के एक अलग दुनिया बसाएंगे, ऐसा सपना था। वो आज भी ऐसा ही है, मतलब वो स्थिति पिताजी की हमारी आज भी ऐसी है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक मज़दूरों की ज़िंदगी जी है और जितना कमाया है वो पिया है और आज भी वो वैसी स्थिति है। एक चीज़ मुझे बड़ी जल्दी समझ में आ गया जीवन में कि उनके साथ संवाद हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो उनकी स्थिति है संवाद करने की और ना मेरे पास उतनी समझ है कि मैं उनको उस स्थिति पर ला के खड़ा कर सकूं। तो रास्ता ये निकाला कि इनको ऐसे ही जीने दिया जाए और जो ठीक है अपने परिवार के लिए उससे आगे ना जाया जाए। तो ज़िंदगी की उधेड़ बुन में, भाग दौड़ में यहाँ तक जो समझ को विकसित किया, तो हाल ही 2 साल पहले की घटना है कि उन्होंने दिवाली के दिन घर से मुझे निकाल दिया, बच्चों सहित। हर बार हम गांव से जब निकलते हैं तो रोते हैं कि अब वापस घर नहीं आएंगे, लेकिन फिर 1 महीने बाद गांव की याद आती है, फिर पहुंच जाते हैं। तो एक बात समझ में आई कि जब भी वो कहता है निकलो मेरे घर से, तो उस समय ये समझ में आती है कि निकलना ठीक है, क्योंकि संवाद करना तो हो ही नहीं सकता सामने।
लेकिन ये बात आप जब कह रहे कि ऐसा कोई पिता नहीं कि जो कंसर्न ना हो, वो रोज़ फ़ोन करके मेरी मम्मी के माध्यम से हमें ये पूछते रहते हैं कि वो कैसे हैं वहाँ पे। उनका जीने का तरीका वही हो गया। ये चीज़ मेरे को ठीक से पकड़ में बहुत जल्दी आ गई थी कि वो जब घर पर रहते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ एक टांग पर खड़े होकर रहो तो एक टांग पर रहो, चाहे वो गलत है। अब वहाँ पे क्या है कि एक टांग पर खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन मेरी कैपेसिटी है कि मैं कितनी देर रहूँ, अगर गिर गया तो फिर पड़ेगी लात। तो ये बात को ठीक से अपने में देखना आ गया था जल्दी से कि कोई पिता, आप बहुत सही कह रहे हैं सर, कि कोई पिता अपने बच्चों के प्रति कंसर्न नहीं रहता हो, ऐसा कोई है नहीं। उनका जीने का, या मुझे लगता है मैंने ठीक से जब इसको और गहरे में जाके देखा तो उनकी जो संस्कार और जो उनकी जीवन यात्रा रही कि वो मेरी स्थिति, जब मैं 2009 में गरीबी देख रहा हूँ तो उन्होंने कितनी गरीबी देखी होगी 6-7 भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में। तो उनका तो जीवन का एक ही अर्थ बन गया कि पितवा वाला जो है ना फॉर्मूला है उनके लिए ठीक है, चाहे ऋण लेके पीना पड़े, है ना। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, चारवाक की कथा है। हाँ, और उस पूरी स्थिति में अपने को माफ़ किया और उनके लिए अपने पास में एक स्थिति ये बनाई कि जो प्यार मुझे उनसे ना मिला, उससे एक सीख भी मिली कि हमने अपने पुत्र का नाम महाराज रखा हुआ है। तो जो प्यार की अपेक्षा हमें पिताजी से रही, इस उम्मीद में और इस प्यार में जी रहे हैं कि उनको कमी नहीं रहेगी। ठीक बात है। देखते हैं। बस यही था कि भैया ने बताया ना कि भी आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा पिता नहीं होगा, तो व्यवस्था के आधार पे ऐसे ही कुछ किस्से दिख रहे हैं, जैसे कभी कभी पेपर में भी पढ़ते हैं कि इनसे जो भी कोई व्यवहार करेगा उसके जिम्मेदार हम नहीं है, इससे सब रिश्ते नाते तोड़े हुए। लेकिन जब यहाँ आप बात करें तो मेरा ध्यान वहाँ जा रहा है जब पुत्र पुत्री अनुराग जो है और ममता वात्सल्य वाला जो नाता जो है उसके तहत ये नहीं हो सकता, यही बात है ना। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर उस तरह की भाषा वो कहते भी है ना कि मेरा कोई संबंध नहीं है, तो इतना ही हो सकता है उसमें कि वो अपना जान बचाने के लिए, ठीक है, कहीं उलझ ना जाएं उसके लिए कुछ वही और व्यवस्था के अर्थ में, वही कह रहा हूँ, कोई ना कोई उसमें कारण हो सकता है, लेकिन उनका कंसर्न नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, ये मुझे तो नहीं लगता है। पूछ के देख लेना चाहिए। मैं तो इतना खुला हूँ, देखिए मैं मानता हूँ कि जिन चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं हो, अच्छे से पूछ लेना जी सामने वाले से, इसमें क्या दिक्कत है। पूछ के देख लें, साफ हो जाएगा, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स की ना हेल्पलेसनेस की स्थिति होती है जिसमें उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेरेंट्स ना उस समय बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब इसका हम क्या करें, तो वो कहते थे अच्छा करो जो करना है, या हमारा कोई मतलब नहीं है, या जाओ घर से, ऐसा मुझे लगता है। वो उन मतलब इतने विवश हो जाते हैं, बिल्कुल हार जाते हैं, है ना। तो देखिए ऐसी स्थिति में 2 उपाय, ठीक है। एक उपाय है पेरेंट्स ठीक हो जाएं, एक उपाय है कि पेरेंट्स ठीक हो जाएं, एक उपाय है कि बच्चे ठीक हो जाएं, कि नहीं। मतलब लास्टली तो यह है कि दोनों ठीक हो जाएं, लेकिन शुरुआत किससे करें, कोई एक को तो ठीक होना पड़ेगा। आप पूछेंगे कि आप किसकी, मैं किसकी सलाह दूं, ठीक है। मेरा उत्तर तो बहुत साफ है, अगर मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं तो पेरेंट्स को ठीक होने के लिए बात करूंगा, अगर मैं बच्चों से बात कर रहा हूं तो मैं बच्चों के ठीक होने की बात करूंगा, क्योंकि जिससे बात करूंगा उसी के ठीक होने की बात हो सकती है जी। बात आपसे करूं, ठीक होने का बात आपके पिताजी का हो, यह कैसे संभव है जी। या बात मैं आपसे करूं, ठीक होने की बात आपके बच्चे की हो, यह कैसे संभव हो सकता है। तो जिससे बात करेंगे ठीक होने का रास्ता तो वहीं से निकालना पड़ेगा, कि नहीं। तो हमको वो कंसर्न समझ में आए, हमको वो नीड समझ में आए, तो हम पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की जगह से रास्ता निकालें, बच्चे हैं तो बच्चे की जगह से रास्ता निकालें। पर देखिए मैं कोर आइडिया एकदम सिंपल कह रहा हूं, जो मैं फिर से रिपीट करूंगा। हम भाव को बनने के लिए, मैं एक ही सिद्धांत को बार बार दोहरा रहा हूं, सिद्धांत है ही नहीं ज़्यादा, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसका व्यवहारिक स्वरूप कितने एंगलों में किस तरह से फैलता है। सिद्धांत एकदम सिंपल है कि हम अपने भाव के आधार को
दूसरे की सुविधा, दूसरे का व्यवहार, दूसरे का भाव, इसमें से किसी को भी हम अपने भाव का आधार नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमको पता है कि उसमें से किसी आधार से भाव की स्थिरता तो होनी नहीं है, और हमको चाहिए भाव की स्थिरता, क्योंकि भाव की स्थिरता एक क्षण के लिए भी टूटती है तो मेरे दुख का कारण बनती है। तो हम भाव की स्थिरता को अस्तित्व की किसी निश्चित वास्तविकता को समझने और उस पर अपने ध्यान को बनाए रखने से जोड़ लिए। ठीक, अब उसके साथ विचार में क्रिएटिविटी को ढूंढने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस भाव को विचार का सपोर्ट चाहिए। ये विचार का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा उस भाव को तो थोड़ी देर में व्याकुल हो जाएगा आदमी। ठीक है, फिर या तो अंदर अंदर घुटेगा या रिएक्टिव होकर जवाब देगा। क्या करेगा आदमी? हम सब वो दो में से कोई एक काम करते हैं सामान्य रूप से। हम ये कह रहे हैं कि विचार में क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढ करके निकाला जाए। जिन लोगों ने भी उस पर जितना पहले काम कर लिया है उसका उपयोग सदुपयोग कर लिया जाए। जहां नहीं किया है वहां अपनी क्रिएटिविटी लगा करके उपाय निकाले जाए, उपाय निकाले जाए। बट ये बात एक बार समझ में आ जाए कि विवाद का, जहां संवाद की संभावना नहीं है ना, वहां विवाद करना भी कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं। वर्स्ट केस तो इतना ही आकांक्षा कह रही थी कि भाई संवाद की संभावना नहीं है, मैं मान लिया उस बात को, लेकिन विवाद की बाध्यता क्यों है? तो न्यूनतम जगह जो हम गिरेंगे वो तो यही गिरेंगे ना कि संवाद नहीं होगा हमारा। उससे नीचे कैसे गिरेंगे? और उससे नीचे गिरेंगे तो जो मैं कल कह रहा था, अपना भी हाथ जलेगा, दूसरे का भी हाथ जलेगा। और हमको दिख गया कि इस रास्ते में कोई उपाय नहीं है तो वो रास्ता मेरे लिए ब्लॉक हो गया। ठीक है? जैसे इस घर से हमको बाहर निकलना हो, हमको दिख नहीं रहा है दरवाजा कहाँ है, हमने एक दीवार को ठीक से जांच परख करके देख लिया कि इस दीवार में रास्ता नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ भी ट्राई करूंगा तो बाकी 3 दीवार पे करूंगा ना, इस दीवार पे तो नहीं करूंगा ना लौट के। ये बात समझ में आती कि हमने अगर एक दीवार को ठीक से देख लिया कि इसमें तो कहीं रास्ता नहीं है, तो अब ट्राई करने की जगह तो बाकी 3 दीवार ही बच गई है ना ढूंढने के लिए कि दरवाजा कहाँ है। एक बार हम लोग किन्हीं के घर पे गए और रात में पहुंचे तो उन्होंने रुकने का इंतजाम कर रखा था। पहली बार उस जगह पे गए थे, वो घर में जाके रुक गए। वो घर की डिजाइन ऐसी बनी हुई थी कि उसमें हम लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा था कि दरवाजा कहाँ है। ठीक है, हम 3-4 लोग होंगे, किसी को भी ये आइडिया नहीं लग रहा था कि दरवाजा कहाँ है, क्योंकि कांच लगे हुए थे उसमें ज़्यादातर। आप जिधर देखो उधर से ही इतने रिफ्लेक्शन उसके दिखाई देते थे कि वो दरवाजा ही ढूंढना उसमें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था हम सब के लिए। ठीक है, अब धक्का मार मार के कहाँ तक देखेंगे, तो हमने किसी को फ़ोन किया, उसने आके फिर खोल दिया एक बार, तो दिख गया कि गेट वहाँ है। लेकिन आप जब ये सर्च के काम को शुरू करते हैं तो जितनी जगहों पर ये पक्का हो जाता है कि ये नहीं है, अब आप उपाय तो बाकी जगह पे ही सोचते हैं। हम गणित पढ़ाते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बात करते थे। आईआईटी में रहते हुए एक आई डिजायर नाम से हम प्रोग्राम चलाते थे 2003-4 में। जब हम बच्चे, मैं बिहार में जिस जगह से बिलोंग करता हूँ तो उसकी राजधानी जो पटना है, वहाँ पर एक प्रोग्राम चलाते थे कि बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे हाई स्कोर करें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक एकदम स्टैंडर्ड मेथड है कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे तो एलिमिनेशन से शुरू करिए। आप देखिए कि इस 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कई बार तो ऐसा होता है कि हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, अपने आप चौथा उत्तर निकल जाता है, भले हमको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता। ठीक, और हमने तो मैथ्स में उसको 40 क्वेश्चन के सेट को हाथ में लेकर के कम से कम 22-23 सॉल्व करके दिखा दी, जो सफिशियंट है आईआईटी जेई को क्रैक करने के लिए। इतना नंबर बहुत होता है आईआईटी में। हमारे समय का बता रहा हूं मैं, अभी का नहीं बोल रहा हूं, अभी का मुझे नहीं पता। ठीक है, ये इतना सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक जो हम वहां लगा सकते हैं वो यहां जीने में क्यों नहीं लगा सकते कि नहीं? तो एक बार ये दिख जाए कि विवाद का रास्ता तो ब्लॉक है, इसमें ना अपना कुछ निकलना ना अगले का कुछ निकलना, तो विचार के उधर जाने की जगह बंद हो गई।
ये दूसरी जगह में क्रिएटिव सॉल्यूशंस को सोचा जाए। उसके भी दो और तरीके हैं जिस पर मैं थोड़ी बात कर देता हूं, फिर आगे आएंगे और जो प्रश्न होंगे उसको लेंगे। क्रिएटिव सॉल्यूशंस को सोचने का हमेशा ये तरीका नहीं है कि जब आग लगे तब कुआं खोदें। तो जब समस्या आ जाती है तब उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी आप शांत मन से बैठे हुए, यहाँ से बाहर भी निकलते हैं तो बहुत सारा समय आपके पास होता है जब आप आराम में हैं। जो जो पास्ट में उस तरह की घटनाएं आपकी घटी हो घर परिवार के अंदर, उन लोगों के लिए जिनके लिए आपको लगता हो कि इनका कंसर्न तो जेन्युइन है, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका कंसर्न ही आपको जेन्युइन नहीं लगता हो। देखिए, प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व करेंगे ना, बड़े पहाड़ एक साथ नहीं डाल सकते। जिनका कंसर्न आपको लगता है कि जेन्युइन है, ठीक है, आप वहाँ पर सोचना शुरू करिए कि वो जो परिस्थिति पिछली आ गई थी जहाँ हमारा डायलॉग ऐसे ब्लॉक हो गया था, कैसे उसको ठीक कर सकते। अभी जब आप सहज स्वाभाविक स्थिति में हैं तो उस डायलॉग को आराम से सोचा जा सकता है। ठीक है? उस सॉल्यूशन के साथ ही हम आगे परिस्थिति को क्यों नहीं फेस करेंगे जी? उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट यह होगा कि जितने तरह की परिस्थिति अभी तक आपने झेल लिया है वो सब का उत्तर आज आपके पास हो सकता है अगर ठीक से सोच लेंगे तो। कोई नए तरह की नई परिस्थिति पैदा हो जाएगी, उसके लिए उस समय सोचेंगे क्या क्रिएटिव किया जाए। बट पुराना जितना हम झेल चुके वो सबका उत्तर तो हो जाएगा ना जी साहब। उसमें से जहां जहां उत्तर समझ में आता हो ना, आप ट्राई करके देखिए, उनसे बात करके सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक, अगली परिस्थिति आए जहां ब्लॉक हो अभी भी आपका, आप देखिए ना उसको इनिशिएट करके कि होता है कि नहीं। लेकिन मैं अभी उनके साथ कह रहा हूं जिनके लिए आपको ये क्लियर है कि उनका कंसर्न आपके लिए ठीक है। जहां उसी पर प्रश्न हो वहां आगे बात करेंगे। ये सॉल्यूशंस ढूंढने के काम को करना ही मनन का एक मुख्य हिस्सा है। वो जो अध्ययन में हम बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन की बात करते रहते हैं ना, मनन का एक हिस्सा है जब हम चीजों को सुनते हैं तो उसको तर्कसंगत ढंग से अपने में बैठा लेना। अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, मानवीय आचरण क्या है, वो सबको तर्कसंगत ढंग से अपने में बैठा लेना, ये मनन का एक हिस्सा है नीचे से ऊपर जाते समय। मनन का एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि वास्तविकता का जो ग्लिम्पसेज हमको मिल रहा है उसके आधार पर अपने भाव को स्थिर रखते हुए विचार में हम कैसे उस परिस्थिति में रास्ता निकाल लें, ये भी मनन का एक दूसरा हिस्सा है। इनफैक्ट इस हिस्से को ठीक से करने से अपने विचार में परिमार्जन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अपने विचारों का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो इसी आधार पर संभव है ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। कौन से दो? मनन में दो बातें कह रहा हूं मैं। एक तो ये कह रहा हूं कि मनन का पहला प्रयोग यहाँ पर है कि ये जो हम सारी सूचनाएं सुनते हैं, अस्तित्व ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, मानव ऐसा है, मानवीय आचरण ऐसा है, उसमें हमारे जितने तरह के तर्क उठते हैं वो सब का विश्लेषण करके हम एक तर्क संगत ढंग से एग्जिस्टेंस का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि हाँ पूरा अस्तित्व ऐसा ही है। उस अस्तित्व में प्रकृति ऐसी है, व्यापक ऐसा है, मानव ऐसा है, मानवीय आचरण ऐसा है, मानवीय परिवार ऐसा है, मानवीय समाज ऐसा है, मानवीय व्यवस्था ऐसी है। ऐसा एक ब्लूप्रिंट हमारा बन गया। कैसे बनता है? मनन पूर्वक। नागराज जी को कैसे बना? अनुभव पूर्वक। ठीक है। हमको कैसे बन रहा है? उसके मनन पूर्वक। जी जी, वो बन गया, पहला जगह हुआ है। दूसरा जगह मनन का जो है ना, ये पहली बात क्लियर हो गई? किसी को कठिनाई तो नहीं? बिना मनन के अनुभव तक हो सकता है? आता हूं, इस प्रश्न पर आता हूं। इनफैक्ट हमारे पास स्लाइड सबकी है,
अभ्यास की जरूरत ही क्या है, एक स्लाइड उस पर भी है। तो अभी उस प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं, लेकिन पहले इसको पूरा कर देता हूँ, उस टॉपिक को भी खोलता हूँ। इसका जो दूसरा जगह है मनन का, वो ये है कि ये जो वास्तविकता का हमको ग्लिम्पसेज मिलता है, उसको अपनी स्मृति में स्थिर रख करके जो हम भाव को ठीक रख लेते हैं, उसके बाद हम इस बात का विश्लेषण या विचार शुरू करते हैं कि इस भाव को बनाए रखते हुए आज की परिस्थिति में हम कैसे रास्ता निकालें। ये मनन का दूसरा हिस्सा है कि वास्तविकता के जो ग्लिम्पसेज हमको मिले हैं, उसके आधार पर हमने अपने भाव को ठीक रख लिया। अब उस भाव को बनाए रखते हुए विचार में हम ये सोचते हैं कि जो जो परिस्थितियां मेरी आज के दिन हैं, पत्नी की, बच्चे की, परिवार की, घर की, रिश्ते की, ऑफिस की, हम सब जगह फैलाएंगे इसको। लेकिन अभी शुरू करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जिनके मनसा पर आपको क्लैरिटी बनने लगे कि हाँ वो तो ठीक है, वहां से शुरू करिए। जिनके लिए भी बन जाता हो वहां से तो शुरू कर लीजिए। तो उन जगहों पर रास्ता कैसे निकालेंगे हम, इसको सोचना समाधान का बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। और इसको सोच करके अप्लाई करेंगे ना, तो सचमुच अपने विचारों में गुणात्मक परिवर्तन या परिमार्जन होगा। अन्यथा सूचना में हम सम्मान को एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत संभावना है कि विचार इस बात का चलता रहे कि विरोध कैसे करें। इस बात की बहुत संभावना, और मैं प्रबोधक की जगह से खड़ा होकर ये बात को कह रहा हूं, मैं किसी दूसरे पर आक्षेप नहीं कर रहा, मैं अपनी जगह से ही उन सारी बातों को कह रहा हूं कि इस बात की भी बहुत संभावना है कि हम एक्सप्लेन तो सम्मान को कर दें, स्नेह को कर दें, को एग्जिस्टेंस को कर दें, हारमनी को कर दें, पूरी प्रकृति व्यवस्था रूप में है इसको करें, लेकिन बहुत संभावना है कि हमारा विचार जो चल रहा हो वो इसी अर्थ में चल रहा हो कि दूसरे कैसे हमको श्रेष्ठ मान लें, दूसरे की गर्दन कैसे दबा दें, मैनिपुलेशन को कैसे इतने शार्प तरीके से करें कि दूसरे को पता भी नहीं चले और हमारा काम भी हो जाए। मॉडर्न मैनेजमेंट की सबसे जो बड़ी टेक्निक है, वो सफल टेक्निक, वो यही मानी जाती है कि दूसरों को पता नहीं चले और आप उनसे अपने हिसाब से करवा लें। ठीक है, आप बेस्ट मैनेजर हैं। हाँ, और क्या। तो ये देखिएगा, तो विश्लेषण क्षमता में ये कठिनाई होती है। अगर मनन का ये दूसरा हिस्सा हम नहीं किए हैं ना, तो हमारा विचार का जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, अपने तुलन का, अपने विश्लेषण का जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर और टेक्निकल भाषा में कहूँ तो आप न्याय को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि न्याय के बदले प्रियहित लाभ की बनी रह सकती है, क्योंकि उसको हम मुद्दा ही नहीं बना रहे हैं ना जी, उसको हम मुद्दा ही नहीं बना रहे हैं ना। ये ठीक है? कोई प्रश्न हो इस पर तो बताइए, फिर हम सत्यप्रकाश भारत जी के प्रश्न पर आएंगे, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले एक बार क्लोज करना चाहता हूँ, फिर इस टॉपिक पर आएंगे। भैया, हाँ बताइए बताइए। जो आपने बोला कि भाव को स्थिर रख के और फिर क्या सॉल्यूशन निकालना है, वो कैसे करें। एक इंसिडेंट है इससे रिलेटेड। जैसे यहाँ शिविर में आना था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो भाव बिगड़ गया। यहाँ आके भाव ठीक करने का काम करना है, तो बहुत सारे जो विद्या के लोग हैं उनसे बात हुई, 2-3 लोगों से। किन्हीं ने बोला कि मतलब भाव बिगड़ना तो ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हाइपर मत हो, पर कहीं ना कहीं हाइपर होना भी तुम्हारा ठीक है। तुम हाइपर नहीं हुई तो शिविर में कैसे जाओगी और आगे की गति कैसे होगी। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मैं भाव को ठीक बना के छुट्टी नहीं लेती वहाँ पे, कि मेरा भाव ठीक बना लेती हूँ, इस टाइम पे मेरे लिए भाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शिविर में जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे सोच के भाव को ठीक से रख लेती। और वहाँ जहाँ पे काम की जगह, वहाँ उनको तो नहीं फ़र्क पड़ रहा मुझे शिविर में जाना है, कि उनका काम कैसे होगा, स्टाफ में कम लोग हैं, इसको छुट्टी नहीं देनी है उनको, उससे तो मैं भाव ठीक करके शिविर में नहीं आती। उस टाइम पे मेरा भाव ठीक रहता। 7 दिन भी मेरे मन में चलता था शिविर में चली जाती तो सही रहता, ठीक है।
वो सब रहता। 7 दिन के बाद फिर मेरा भाव बिगड़ता। उसकी यात्रा तो मुझे यहीं से करनी थी और मैं यहाँ आई नहीं, मैंने वहाँ मेरा भाव ठीक कर लिया। समझ गया ना? देखिए, इसका 2 बात मैं कहूँगा। एक तो मैं अपनी लाइफ जर्नी जिस दिन भी शेयर करूँ, शायद कल करने की बात हो रही है, ठीक है, आज अब आप लोग तय कर लेना, शाम को हमको बता देना। नहीं, एक तो उनकी बात हो रही थी, खैर लंच में बात कर लेंगे उस पर, वो मुद्दा नहीं है। चलिए हम लौट आते हैं यहाँ पर। मुद्दा ये है कि जिस समय भी हम उसको शेयर करेंगे ना, हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में आपको 10 जगह ये बात बताएंगे कि हमने कैसे अपने परिवार के साथ निर्णय लिया चीज़ों को। हमारे भी तो माँ बाप होंगे, हमारे भी तो भाई बहन हैं कि नहीं, तो हम उस पर सीधा बात करेंगे। भाई हम तो सोचते हैं रियल लाइफ में जितना बात करो उतना साफ बात हो सकता है, ठीक ठीक। तो वहाँ हम इसको बात करेंगे। दूसरी बात हम आपको ये कहेंगे इस संदर्भ में कि देखिए, हम बहुत बार ये मान लेते हैं कि चीज़ें इसी तरह से चलेंगी और ऐसी ही चलेंगी, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सामान्य एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। हमारे जीवन विद्या में आज के दिन में देखूँ तो कम से कम 10 मित्र होंगे जो पूरे समय लगे होंगे, पूरे समय जीवन विद्या के काम में लगे होंगे, या तो फुल टाइम, हाँ मतलब मैं तो मिनिमम में कह रहा हूँ, ठीक ठीक। मैं अगर अपनी जगह से देखूँ ना तो मिनिमम में 10 मित्र ऐसे होंगे जो फुल टाइम इस काम को देख रहे, या तो अपने जॉब के साथ, यानी जॉब ही उनका यूनिवर्सल वाले काम में है, या फुल टाइम इस काम में लगे, ठीक। मुझे नहीं लगता है कि उसमें से एक दोस्त को भी मैंने शिविर में आने के लिए दबाव भी दिया हो, ठीक। सूचनाएं दी होंगी निश्चित रूप से, सूचनाएं नहीं दी हैं ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दबाव दिया हो ऐसा मुझे तो स्मरण में नहीं है। आप मित्रों से भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो मेरी जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन, मित्रों के साथ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है संबंध पूर्वक बात करने के आधार पर, ठीक है। हमको अब जिंदगी में एक ही जगह कठिनाई हुई, अगर मैं अपनी बात बताऊं आपको, तो पीएचडी करते समय अपने थीसिस सुपरवाइजर के साथ, ठीक है। पर उन सारी चीज़ों को भी कैसे सॉल्व किया हम आराम से सुनाएंगे आपको जब शेयरिंग करेंगे तब, ठीक। बट इन जगहों पर परिवार के साथ और मित्रों के साथ मुझे तो कभी कठिनाई नहीं। मुझे घर में एक बार भी याद नहीं है कि हमको बहस करना पड़ा, ठीक है। मुझे मित्रों के साथ भी एक बार भी नहीं याद है कि उनको शिविर में आने के लिए हमको कोई बहुत सिर फोड़ना पड़ा, हमको तो नहीं याद। क्यों अमितेश? हमारा एक मित्र बैठा हुआ है, देखिए हम पूछ के बता सकते हैं। शादी नहीं की है ना? अब यहाँ से भी आपने शुरू किया ना, तो मैं यही कहूँगा कि अगर घर वालों की दृष्टि से देखिएगा ना, तो शादी नहीं करना, नौकरी नहीं करना, ये सब इतने कठिन डिसीजन हैं कि माँ बाप के लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा ना, ठीक। मैं तो वहाँ भी कह रहा हूँ कि बहुत स्नेह और मैत्री के साथ रास्ता तो निकल सकता है, तो क्यों नहीं बात हो सकती जी, ठीक। हम अभी नहीं करते उसको, हम रात में और करेंगे। एक और चीज़ आपने बोली थी कि वो इससे कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, पूछ लूँ। पहले आपने बोली थी जब नागराज जी की आप स्टोरी सुना रहे थे कि किसी व्यक्ति उन्होंने पूछा कि उनमें क्या चेंज दिखा जागृति के बाद, तो उस व्यक्ति ने बोला कि ऐसे कोई चेंज खास दिखा नहीं। हमको ये चेक पॉइंट बताते हैं कि हम जर्नी में सही जा रहे हैं जब हमारी फैमिली में कुछ चेंज आ रहा है, लोगों को दिख रहा है हमें कुछ चेंज, पर लोगों को नहीं दिख रहा है, तो हम सही जा रहे हैं। मतलब नहीं, उसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं 2 बात कह रहा हूँ। एक ये कि वो जब कह रहे हैं ना कि चेंज नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले भी ठीक था और बाद में भी ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पहले भी खराब था और बाद में भी खराब है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। दूसरा क्या है कि ये नागराज जी के जिंदगी की तुलना हो रही है जब वो 1962-63 में, यानी समाधि संयम के 3-4 साल पहले और 3-4 साल बाद की। ये कोई उनकी तुलना 1930 के नागराज जी से नहीं हो रही है।
1940 के नागराज जी से नहीं हो रही है। ठीक है, जो बताने वाले हैं वो नागराज जी को देख रहे हैं 63, 64, 62, 65 इस जगह पर। उनको समाधि संयम हुआ है 66, 66, 68 में। तो उनके अनुमान की पराकाष्ठा इतनी सटीक हो चुकी है उस जगह पर, और जिस परंपरा से वो आए हैं वहां से जीने का अभ्यास इतना सटीक है कि बाहर वाले को क्या मिलेगा जी उसमें। बढ़िया, तो इसको हम यहाँ पे रोक लेते हैं। हम सत्यप्रकाश भारत जी के सवाल पर आते हैं। प्रश्न एकदम सिंपल है कि अध्ययन की ही आवश्यकता है, अभ्यास की है कि नहीं। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये अभ्यास की आवश्यकता किसको नहीं है, चाहे वो मनन का अभ्यास हो चाहे कोई अभ्यास हो। अभ्यास की आवश्यकता सिर्फ 2 तरह के लोगों को नहीं है। एक, जिनकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं भरा हुआ है, सारे कचरे की समीक्षा करके खाली स्लेट के साथ बैठे। दूसरा, उनके ध्यान की एकाग्रता इतनी अधिक है कि वो सच्चाई को सुनते जाते हैं और वो उनको स्वीकार होता चला जाता है। ये 2 चीज अगर हो जाए तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक ये कि आपके अंदर का पूरा स्लेट साफ हो, जिसका मतलब है कि सही आपको भले नहीं पता है सारा, गलत की समीक्षा आपकी बहुत ठीक से हो रखी। ठीक है, और उस पूरे से आप एकदम साफ सुथरे क्लीन स्लेट की, जिस पे तेरा मेरा कुछ नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, जो सही की सूचना आती है उसको आप इतनी एकाग्रता के साथ ग्रहण करते हैं कि वो बहुत सटीकता से आपके अंदर छप जाता है। उस पर आता हूं। पर मजे की बात यह है कि आदमी की जीवन यात्रा में सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। हम सब इतनी यात्राओं के साथ आए हुए हैं, कुछ ना कुछ अपना प्रवृत्ति, संस्कार, मान्यता, आदत, जो भी कहिए उसको, टेंडेंसीज हम बना करके ही खड़े हैं एक जगह पर। इनफैक्ट पूरे नियति की यात्रा को देखिएगा ना, तो यात्रा ही ऐसी है। सहस्तित्व है, विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है, ये जो पूरा क्रम है ना, उसमें देखिएगा तो पदार्थावस्था का प्रकटन सबसे पहले है। व्यवहार दर्शन के 3रे अध्याय में आपको मिलेगा। फिर और अपने कॉमन सेंस से भी इस बात को समझ सकते हैं, पदार्थावस्था का प्रकटन सबसे पहले है, फिर प्राणावस्था है, फिर जीवावस्था है, फिर उसके बाद का जो क्रम दिया है वो भ्रमित मानव है, फिर मानव है, फिर देव मानव है, फिर दिव्य मानव है। विकास का क्रम या जागृति का क्रम ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आदमी जिस दिन भी अपना आंख खोलता है ना, वो अपने को नदी किनारे नहीं पाता है, नदी के बीच भंवर में फंसा हुआ पाता है। ये नियति का डिजाइन ऐसा है, देखिए, कि हम किनारे पे खड़े होकर नहीं सोच रहे हैं कि हम अमानवीयता में जाएं कि मानवीयता में जाएं। ठीक है, आंख जिस दिन भी खुलता है वो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, भ्रमित मानव और उसमें जागृति की तरफ ध्यान जाने का काम, आंख वहीं जाके खुलता है कि नहीं। तो एक सेकेंड, तो ये डिजाइन तो चलेगा, देखिए ऐसे ही। हाँ, ध्यान है, ये डिजाइन तो ऐसा ही है। तो सबको एक लेवल का अभ्यास करना ही पड़ता है। फिर भी कोई आदमी मिल सकता है ऐसा, लेकिन जो ऐसा मिल रहा है आप समझिए कि उसने अपने पिछले जन्मों में या पिछली यात्राओं में वो अभ्यास कर लिया है। उसके अलावा मुझे तो कोई संभावना नहीं दिखती है ऐसे मनुष्य के मिलने की। तो कर ही लिया है किसी ने अभ्यास सारा, तो वो करके खड़ा है जी। तो वो अभ्यास की निरर्थकता को नहीं बता रहा है कि अभ्यास जरूरी नहीं है, बल्कि वो अभ्यास की सार्थकता को पुष्ट कर रहा है कि अभ्यास करके इस स्थिति में आ सकते हैं कि सीधा उसको ग्रास्प कर ले। हमको, मैं धीरे धीरे देखता हूं ना, तो मुझे ये भी समझ में आता है जो मैं पहले दिन कह रहा था कि न तो प्रश्न नए हैं न उत्तर नया है। ठीक है, हम बहुत सोच करके प्रश्नों को लाते हैं। हम भी सोच करके इसका उत्तर लाए थे। कभी हम किसी समय पढ़ रहे थे पुराने शास्त्रों को, तो ये प्रश्न उठाया है एग्जैक्टली सांख्य और योग की चर्चा करते समय कि प्रक्रिया की जरूरत ही क्या है। आप सीधा सीधा अस्तित्व की वास्तविकता को सीधा सीधा किसी को बता दीजिए, उसको क्यों नहीं ज्ञान हो जाएगा।
प्रक्रिया वाले पक्ष ने बहुत सिंपल उत्तर दिया कि जिसको सुनने से हो जाता हो उसको प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। मुझे तो नहीं हुआ तो मुझे प्रक्रिया चाहिए। तुमको सुन के हो जाता है कि नहीं, तुम देख लो। हो जाता है, तुमको कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए। नहीं होता है तो प्रक्रिया चाहिए, ये तुम खुद कह रहे हो। कि नहीं? तो प्रोसेस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो अभ्यास चाहिए कि नहीं चाहिए। जिसका बिना किए सब ठीक हो जाता हो उसको नहीं चाहिए। मेरा नहीं हुआ ये मेरा सत्यापन है, ठीक है। आपका हो गया हो अदरवाइज तो आप बता सकते हैं, वो विधि पकड़ लेंगे जी। हाँ सॉरी, इनका सुन लेते हैं फिर आता हूँ। 5 मिनट देना भैया, मुझे ब्रेक का आइडिया है। मेरा उत्तर हो गया? हाँ मुझे तो इतनी ही बात कहनी थी। मैं उस पूरे को समेट करके कह दूं फिर से तो मैं 2 ही बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभ्यास की जरूरत उसको नहीं है जिसने पिछले जन्मों में अभ्यास करके अपने को इतना साफ कर लिया है कि कचरा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और एकाग्रता सटीक है कि वो सही पर ध्यान दे सकता है। भैया इसी में मेरा इसके अलावा हर व्यक्ति को अभ्यास की जरूरत है। इस 50 से 70 तक क्या ये अभ्यास मनन वगैरह नहीं हुआ है? किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। तो फिर उसके बाद तो अनुभव होना। हाँ बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूं कि जरूरत है। बाबा ने मनन नहीं किया, अभ्यास का सीधा अनुभव हो गया। आपने कहा था बाबा ने मनन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अनुभव हो गया, कुछ ऐसा कहा था? नहीं 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 नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। उनके मनन की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है, मैं तो उस पर कोई बात ही नहीं किया था। मैं तो शुरू किया था कि अभी हमको मनन के 2 स्टेप पर काम करने की जरूरत है। एक, एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज का ब्लूप्रिंट हमारे सामने बहुत साफ साफ हो जाए। दूसरा, उसका जो ग्लिम्पसेज हमको मिला है उसको आधार बना करके अपनी आज की परिस्थिति में हम उसको कैसे सब जगह पिरो सकते हैं। ये 2 जगह मनन का है। पहले वाले मनन को करने से अस्तित्व का आभास सटीकता से होता है और प्रतीति अवधारणा में गति होती है। दूसरे वाले अभ्यास को करने से दोनों चीज होता है, प्रतीति अवधारणा में गति भी होती है और हमारा विचार व्यवस्थित होना शुरू होता है। हमारा जो रियल जीना है ना, कि जीने में हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो व्यवस्थित होना शुरू होता है। पहले वाले को सिर्फ करने से ना हमारा बोलना व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। तो हम बढ़िया बोल देते हैं हर चीज को, विश्वास को, सम्मान को, स्नेह को, प्रकृति को, मानव को, मानवीय आचरण को। आप दिव्य मानवीयता भी पूछ लो, बोल देंगे जी, ठीक है। लेकिन अपना विचार हो सकता है जीव चेतना में ही चल रहा हो। ये दूसरा वाला मनन करने से वो भरता है। और मैं फिर से याद दिलाऊं, देखिए मैं कोई भी ये समीक्षा दूसरे की किसी बात के लिए नहीं कर रहा, मैं तो अपने को खड़ा रख करके ये सारी बात को बोल रहा हूं। तो मेरी बात है, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा। भैया अभी हाँ इसी पे क्वेश्चन था। हाँ। इसी से जैसा मुझे भी पहले ये लगता था कि मुझे अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इवन कई बार बाबा जी ने मुझे कहा था अध्ययन शुरू करो, अभ्यास करें, तो शायद हो सकता मेरा भ्रम था उस समय कि मैं तो ठीक ही जी रहा हूँ, परिवार अच्छा है तो मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब परिवार में हम उसका मनन करते हैं कि क्या मैं वहाँ पे दुखी सुखी होता हूँ या नहीं होता हूँ, जब मेरे बेटे से विचार नहीं मिलते हैं कई बार, तो मुझे लगता है कि मुझे अभ्यास की आवश्यकता है। या जहाँ कहीं मैंने ठोकर खाया है या मार खाया है, तब समझ में आता है कि नहीं इसकी आवश्यकता तो है। ठीक बात है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 जनरेशन में जब फ़र्क पैदा होता है, एक जनरेशन सेकंड जनरेशन में, वो विचारों का ही तो डिफरेंस होता है ना। एग्जैक्टली। क्योंकि भाव तो हमारे अपने परिवार के प्रति अच्छे रहते ही है, बट विचारों में जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसके कारण भाव भी बिगड़ जाता है। हाँ, फिर भाव बिगड़ते हैं, साथ में जोड़ के रखना जरूरी है। हाँ, भाव बिगड़ते हैं। फिर उस समय आपने कहा था कि कोई भी पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, लेकिन वो रिएक्शन कई बार ऐसा आता है कि वो बच्चे का बुरा भी चाहता है। एग्जैक्टली। तो मैं हर बार यही कहूँगा कि ये जो बुरा कर देता है ना, इसको मैं करने की भाषा से प्रयोग कर लूँगा, कि वो करने के बावजूद भी, उस इच्छा में वो हो जाने के बावजूद भी, उसकी डीप विदिन देखेंगे कि मूल इच्छा क्या है, तो मूल इच्छा बुरा करने की नहीं है। नहीं, लेकिन रिएक्शन में होता है, वो होता ही है। उसको कौन मना कर सकता है? उसको कैसे मना करूँगा?
भैया जैसे अभी जिक्र आया कि पिछली जीवन यात्राओं में जो गति ली हुई है, तो उसका प्रमाण क्या है? मतलब ये पता कैसे पड़ेगा कि पिछली जीवन यात्रा में इस मुकाम तक कोई व्यक्ति पहुंच गया था? एकदम सिंपल, आपको नकारात्मकता में कहीं रुचि नहीं होती हो? नहीं, वो दिखना चाहिए, मतलब प्रमाण हमारे जीने में दिखेगा ना। जैसे हमको अच्छी जगह कोई नहीं पता है जाने की, तो हम बैठे हुए हैं घर में, शराब खाने में तो नहीं मिलेंगे आपको, सिगरेट फूकते हुए तो टेबल पे नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं बहुत क्रूड उदाहरण दे रहा हूं आपको कि हमको अच्छा जीने का तरीका नहीं आता, दूसरे को गाली गलौज करते हुए भी तो नहीं मिलेंगे कहीं आपको। तो पर धन, पर नारी, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार, बहुत वो में देखिए, और इसकी जितनी बारीकियों को देखिए, नकारात्मकता में तो हम नहीं मिलेंगे ना जी कहीं। ये उसकी पहली पहचान है। जैसे अभी जैसे हम में से कई, जैसे मेरी धर्मपत्नी को, मुझे भी क्या है कि हमारी उम्र 55 साल के आसपास हो चुकी है, तो लगता है कि टाइम बहुत सारा खो दिया है और अब आगे संभावना थोड़ी सी बनती है कि हाँ, कि हम आगे भी इसको इस जीवन यात्रा में बाई चांस न कर पाएँ तो अगली जीवन यात्रा में इसको करेंगे, तो कुछ प्रमाण मिले कि हाँ अगली जीवन यात्रा में हमको इसका मौका मिल जाएगा। हाँ? उससे अगली शरीर यात्रा में समझ गया मैं। उससे ज़्यादा अभी उस प्रश्न पर नहीं जाता हूँ। उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि इस शरीर यात्रा में जो समय है ना, उसको हम ठीक से कर लें। मैं वो देखिए, कोर वहीं खड़ा है। देखिए अभी क्या हो रहा है गलती, कि हम वर्तमान में जो काम किया जा सकता है, मैं अभ्यास के बारे में वो बात कह रहा था, हम वर्तमान में जो कर सकते हैं हम उसको छोड़ करके पहले भविष्य की बात करना शुरू कर दें। तो ये कल क्या होगा उसको ठीक करने के लिए प्रयास करें, मैं उसको गलत नहीं मानता, पर पहले आज को तो ठीक कर ले। आज जो बेस्ट हो सकता है हमसे, इस समय जो अध्ययन अभ्यास में मैं बेस्ट सटीकता कर सकता हूं, उसको पहले इंश्योर कर ले, फिर इन सब प्रश्नों पे चर्चा करें ना, मौज है जी। लेकिन क्या अनिवार्यता है अभी हमारा, उसको पहले पकड़ना जरूरी है। तो वर्तमान क्षण को सटीकता के डायरेक्शन में हम मोड़ दें, फिर ये सब जितने प्रश्नों पर भी बात करनी हो करते रहें, ये जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म। मैं तो उसको सिर्फ उदाहरण के लिए बोल दिया था उस तर्क में। हमारा तो कोर आइडिया एकदम सरल है कि अस्तित्व की कुछ मूलभूत वास्तविकताओं को पकड़ा जाए, उस पर ध्यान को बनाए रखते हुए अपने भाव को ठीक रखा जाए। ये दोनों को ठीक रखते हुए जो भी स्थिति परिस्थिति आती है, उसमें हमारा बेस्ट पॉसिबल क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, उसका विश्लेषण किया जाए, उसका विचार किया जाए। और न्यूनतम इसमें गिरने की जगह हमको पता है कि संवाद की जगह नहीं है, तो विवाद की भी नहीं, वो रास्ता ब्लॉक है। उससे ऊपर जितना कर सकते हैं करेंगे, पर न्यूनतम फिक्स है हमारा। भैया एक शिविर में कहीं पे आया था, अभी राजकोट की बात है जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि गृहस्थों को, नौकरी करने वालों को नहीं होगा ऐसे। मैं हाथ जोड़ के एक ही बात कहूँगा, वो ठीक है, हाँ। लेकिन है ना, प्रयास भी करेंगे, लेकिन बाई चांस मतलब जो है ना कि उसकी सांत्वना चाहिए, उसका प्रमाण कि सांत्वना मिले ना कि हाँ इस पर रास्ता है, बाकी वो चीज़ के लिए पूछ रहा था। अब देखिए मैं दो ही बात कहूँगा, हाँ, समझ गया, मैं दो ही बात कहूँगा। देखिए एक तो मैं किसी शिविर, किसी प्रबोधक की बात को मैंने शुरू में ही कह दिया कि मैं उसको डील ही नहीं करूँगा। आप अगर पुस्तक से, वांग्मय से किसी जगह इस बात को कहेंगे तो मैं रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार होऊंगा। ठीक, पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरा, प्रमाण आप पूछेंगे, तीनों प्रमाण दिया जा सकता, आगम प्रमाण दिया जा सकता, मैं शास्त्र बता सकता हूँ मध्यस्थ दर्शन में क्या लिखा है। अनुमान प्रमाण दिया जा सकता है कि आप जिंदगी में जिन जिन चीज़ों को ठीक करते जाते हैं, ठीक है, आगे उससे आगे बढ़ने की ही संभावना खुलती है। ठीक है, तो जितना हम प्रोग्रेस करते जाएंगे आगे उसी की संभावना खुलेगी, और क्या खुलेगी। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण पर बहुत बात इसमें नहीं की जा सकती है अनलेस कि किसी ने उसमें बहुत साधना करी हो। लेकिन अनुमान पर तो मैं 20 तर्क दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि अभी समय 1:12 हो गया है, अच्छा, तो उस दृष्टि से तर्कों को बढ़ाना हो तो बहुत सारे तर्क इसमें दिए जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूँगा कि इस तरह के तर्कों को ना अध्ययन शिविर का, सूचना शिविर का मुद्दा बनाना चाहिए। अभ्यास शिविर में तो हम मुद्दे को प्रधानता से इस बात पर रखना चाहते हैं कि जो सूचनाएं बहुत साफ साफ हमको सटीकता से दिखती ही हैं, जिस पर हमारी कोई शंका नहीं बच गई है, या जिसको बहुत थोड़े प्रयास से मैं हल कर लूँगा, उसको अपने जीने में कैसे उतारा जाए। ठीक है, वहाँ पर उसको केंद्रित करके रखेंगे तो एक मीनिंगफुल ढंग से उसमें वो हो पाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करके उसको रोक ले रहा हूँ, या तो किसी और सत्र में कर लेंगे
या व्यक्तिगत बात करके कर लेंगे। ठीक है भैया, आपने दो तरह के बातें कही हैं। पहला कि क्लीन स्लेट वाला यदि कोई है, जो मुझे दिखता नहीं है, पूर्व यात्राओं का पूर्वाग्रह तो साथ में है ही। दूसरे वाले में मेरी ये क्वेरी है कि मैं इस भंवर में हूँ, जो भी मेरी पूर्व यात्राओं का बोझा या संस्कार में कैरी कर रहा हूँ, वो मुझे जिस क्षण पता लग जाए, मुझे लगता है मुझे बहुत जल्दी पता लग गया, मेरा अनुमान ऐसा है, और मैंने फिर उसके बाद तर्क को अपना हथियार बना लिया कि जो सटीकता से दिखेगा वो तर्क सिद्ध होगा, और नहीं दिखेगा तो तर्क नहीं रहेगा उसमें। तो आप रैशनैलिटी को कैसे देखते हैं? हाँ ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। दो चीज़ें मैं कहूँगा। जो एक सिंपल बात ये कहूँगा कि अस्तित्व जो है वो तर्क संगत है ही, वास्तविकताएं जो हैं वो तर्क संगत हैं ही, इसलिए वास्तविकताओं को तर्क संगत ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नागराज जी इस बात को बार बार कहते थे कि जो गलत होता है ना वो तर्क के चंगुल में फंस ही जाता है, साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता है। आप अगर संवादों को सुनेंगे, रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे ना, तो ये सब आपको उसमें दिखेंगे। तो ये ठीक है कि सही जो है वो तर्क संगत होता ही है, लेकिन इसके साथ दूसरी बात भी समझने की जरूरत है कि तर्क पूर्वक निष्कर्ष निकल जाना ही अंतिम उपलब्धि नहीं है। अंतिम उपलब्धि तो ऑब्जर्वेशन के साथ, निरीक्षण के साथ, अस्तित्व की वास्तविकताओं के साथ रूबरू हो जाना है, प्रत्यक्ष हो जाना है। तो तर्क का रोल भी है, तर्क अंतिम भी नहीं है। एक सम्मेलन के उद्बोधन में एक पर्चा बांटा जा रहा था, जिसमें बड़े अच्छे से नागराज जी ने इस बात को कहा था कि तर्क को या सिद्धांतों की सहमति को अंतिम बात नहीं माना जाए, अनुभव को अंतिम बात माना जाए। जी, तो जो निष्कर्ष निकल रहे हैं ना तर्क के साथ, उसको ऑब्जर्वेशन से जोड़ने की जरूरत है। वो ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे इतने सटीक होते जाते हैं कि एक समय में पूरा अस्तित्व हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। वो अल्टीमेट जगह है रुकने की। ठीक है, वहां जाकर के हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण दृष्टा पद में, हम अस्तित्व को ठीक ठीक देख पा रहे हैं। पर देखिए, मैं लौट लौट करके हर बार एक ही बात कहूंगा, अभ्यास की दृष्टि से कुछ थोड़े, 1 2 3 बहुत है। मैं तो कहूंगा शुरू करिए इससे कि किसी एक निष्कर्ष को ठीक से पकड़िए जो आपको तर्कसंगत ढंग से स्वीकार भी होता हो और आपके निरीक्षण में भी आता हो। उस निष्कर्ष की, मैं निष्कर्ष शब्द ही उसके लिए प्रयोग कर ले रहा हूं, प्रिसाइज शब्द तो ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन की स्मृति को अपने में बनाए रखते हुए, उसकी सजगता को अपने में बनाए रखते हुए भाव को ठीक रखने का काम कर लिया जाए। और इन दोनों के साथ विचार में जो जो परिस्थितियां हम अभी तक देख चुके हैं उसको कैसे रास्ता निकालेंगे, इसको विचार करने पर, विश्लेषण करने पर अपने को इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, और उस प्रक्रिया को करते हुए प्रयोग व्यवहार करके देखा जाए। इस पूरे क्रम का 0 नंबर का स्टेप है सजगता। 1 नंबर का स्टेप है अस्तित्व की किसी मूलभूत वास्तविकता के प्रति सजगता। 2 नंबर का स्टेप है उसके आधार पर मेरा भाव ठीक बना हुआ है, इसको देखना। 3 नंबर का स्टेप है कि उसके आधार पर जो हमारा विचार चल रहा है वो समाधान के अर्थ में चल ही रहा है, इस बात को देखना। तो ये हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जब गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है तो कैसे संभालें। हम तो एकदम बढ़िया बात कह रहे हैं कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठ के बढ़िया से गाड़ी कैसे चलाएं। ठीक है, हम हर बार देखिए अप्रोच वो ले रहे हैं, हम एक बार भी अप्रोच नहीं ले रहे कि समस्या को हल कैसे करेंगे। हम लास्ट में उस पर भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि उस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन पहले बेसिक वो को पकड़ना पड़ेगा। तो 0 नंबर पे सजगता, 1 नंबर पे मूलभूत निष्कर्ष के प्रति, मूलभूत नियम के प्रति सजगता। 2 नंबर पर उसके आधार पर मेरा भाव ठीक बना हुआ है, इसके प्रति सजग रहना।
3 नंबर पर मेरा विचार उसके आधार पर समाधान के अर्थ में, पूरकता के अर्थ में चल ही रहा है, इस बात के प्रति सजगता। और 4 नंबर में फिर व्यवहार में उसको उतार करके भी देख सकते हैं। और ये इतना सटीक है कि 5 नंबर में जाके आप दूसरे से फीडबैक लेके पूछ सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। इनफैक्ट जिसको व्यवहार प्रमाण हम इतना कहते हैं ना, उसका जगह तो यही है कि हमारे ठीक व्यवहार की खुशबू अगले तक पहुंचती है, ठीक है, और वो उसको रिस्पॉन्ड कर पाता है। मूल मुद्दा इसमें इतना ही है कि व्यवहार जब आप कर रहे हैं ना, उस समय विचार, भाव, स्मृति, ये सब का रोल है। जब आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उस समय भी स्मृति, भाव, विचार का रोल है। अगर आप विचार भी नहीं करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस समय भी स्मृति और भाव का रोल है। अगर किसी तरह से आप उससे भी ऊपर उठ जाते हैं, उस समय में भी स्मृति ऑब्जर्वेशन में बदल जाती है और वो प्योर ऑब्जर्वेशन बना रहता है। तो ये क्रम तो पूरा ऐसा रहेगा ही ना जी, प्योर ऑब्जर्वेशन की स्थिति होगी। ठीक, एकदम सिंपल, ऊपर से शुरू करिए। देखिए, एग्जिस्टेंस का ऑब्जर्वेशन, उसके आधार पर भाव, उसके आधार पर विचार, उसके आधार पर व्यवहार। तो व्यवहार करते समय ये सबके प्रति सजगता चाहिए। जब व्यवहार नहीं भी कर रहे हैं तो भी पहला 3 विचार पर, भाव पर और ये स्मृति की सजगता पर, ये 3 पर काम हो ही सकता है। विचार को भी अगर हमने किसी समय गौण कर दिया है, चल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे या चल भी नहीं रहा, ठीक, तो भी भाव पर काम हो सकता है। और किसी जगह पर जाकर के अगर हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही बहुत प्रमुख लगता है, तो ऑब्जर्वेशन पर भी प्रमुखता से काम हो सकता है। अभी जो हमारी सामान्य स्थिति है उसकी जगह से देखिएगा तो स्मृति, भाव और विचार पर तो हम हमेशा काम कर सकते हैं, सुषुप्ति के अलावा। ये जो सुषुप्ति है ना, गहरी निद्रा, उसको छोड़ करके बाकी सब समय स्मृति, भाव और विचार, डीप स्लीप कहते हैं सुषुप्ति को, डीप स्लीप, जो गहरी निद्रा होती है जिसमें हमको स्वप्न भी नहीं आता है, उसको कहते हैं। तो उस समय को छोड़ करके बाकी सब समय, इवन स्वप्न काल में भी स्मृति, भाव, विचार, इसका तो काम हो ही सकता है, हो ही सकता है। जागृत में तो खूब अच्छे से हो सकता है। तो हमको लगता है कम से कम जागृत से तो शुरू करें। तो जब दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो स्मृति, भाव, विचार और व्यवहार, इन 4 पर काम हो सकता है। जब इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं तब भी स्मृति, भाव और विचार, ये 3 पर तो काम हो ही सकता है। तो इस काम के अभ्यास की निरंतरता को बना करके रखना, ये फंडामेंटल स्टेप 0 है। उस सजगता का कोई विकल्प नहीं है। सजगता का एक ही विकल्प है, सजगता। जी सॉरी, केवल जो सजगता है ना, 0 जो बोल रहे हैं आप जी, नहीं, मूलभूत वास्तविकता है, तो फिर आपने नंबर 1 दिया है जी। 0 का मतलब मैं कह रहा हूँ सजगता का ही अभ्यास, चाहे किसी भी बात के प्रति सजग हो। जैसे आपको बैठने का अभ्यास हो गया है तो हम बात कर पा रहे हैं इस पर, नहीं, लेकिन कोई बात तो है ना वहाँ पर, मूलभूत वास्तविकता तो। हाँ, तो आप चाहें तो 0 और 1 दोनों स्टेप को साथ साथ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसकी नंबरिंग 1 से नहीं शुरू करी। मैं उसको 0 इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों साथ कर सकते हैं, सजगता का भी अभ्यास और उस मूलभूत वास्तविकता के प्रति सजगता का अभ्यास। नहीं, दोनों साथ नहीं हो, केवल 0, वो क्या है? उसका मतलब है सजगता किसी सामान्य बिंदु पर भी हो सकती है, अपने सांस के प्रति, शरीर के प्रति, चलने के प्रति। ठीक, सजग हूँ और कोई कंटेंट नहीं है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सजग हूँ लेकिन अस्तित्व की मूलभूत नियम के अलावा कुछ और कंटेंट है, टू बी प्रिसाइज। ओके, हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अस्तित्व की किसी मूलभूत नियम के अलावा कुछ और कंटेंट। तो जो समाधि है वो 0 है क्या? समाधि पर नहीं बात करते, उसको किसी और सेशन के लिए रख लेते हैं, या नागराज जी के जीवन परिचय पर बात करेंगे तो थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं उसको सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ कि अपने अभ्यास, अध्ययन अभ्यास विधि का वो रूट नहीं है, तो इसलिए हम समाधि संयम विधि पर बात नहीं कर रहे। जिस रास्ते पे अपने को चलना नहीं, उस पर अभी क्या बात करनी।
अभी तो उस पर बात करते हैं जिस पर चलना है। ठीक है जी।